अध्याय 891 आभासी ब्रह्मांडीय। दिव्य ज़ैद संवेदनशील है, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करने में सक्षम है। ज़ैद श्रृंखला के धर्मराजा ने घोषणा की। कॉस्मिक सितारों की ऊर्जा का उपयोग मैं कर सकता हूँ। युजुवांजी की उंगलियों पर ज़ैद लाइट लगातार तीव्र होती जा रही थी, लगभग सूरज की तरह चमकदार। उसने लिन शेन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तुम्हारे जीवित शरीर का उपयोग करके एक असंख्य कानून ज़ैद कठपुतली बनाना सबसे अच्छा विकल्प होता, जिससे असंख्य कानूनों की आत्मा के कार्य को सबसे बड़ी सीमा तक संरक्षित किया जा सकता था। दुर्भाग्य से असंख्य कानूनों की आत्मा की शक्ति मेरी अपेक्षाओं को पार कर गई है और मैं अब तुम्हारे शरीर को बरकरार नहीं रख सकता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे शरीर को चकनाचूर करके ज़ैद रिफाइनिंग विधि के माध्यम से इसे ज़ैद कठपुतली में बदलना भी उतना ही कारगर होगा, हालांकि थोड़ा कम प्रभावी होगा। लिन शेन ने मजाक करते हुए कहा, मृत्यु की विपत्ति पर काबू पाने के लिए, जीवित रहने के लिए आप वास्तव में बहुत कुछ करते हैं। जीवित रहना ही हर चीज का मूल है, यू शुआंजी ने उदासीनता से कहा। तुमने यू लांग्या को मार डाला, जो तुम्हें पिता मानता था। तुमने अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य के दिल को बहुत घायल कर दिया। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए, ब्रह्मांड की विशालता के बावजूद, अब कोई भी ऐसा नहीं है जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करता हो। भले ही तुम हमेशा के लिए जीवित रहो, लेकिन जीने का क्या मतलब है? लिन शेन ने युजुवांजी को देखा और कहा। युजुवांजी अपने स्वयं के उपयोग के लिए ब्रह्मांडीय शक्ति का उपयोग कर रहा था और उसे लिन शेन के साथ विस्तृत बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये सिर्फ एक भूली सोच है जो तुम अज्ञानी युवाओं के मन में होगी, युजुवांजी ने उदासीनता से कहा। जीवन में कोई रीसेट नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। यह एक जीवन, यह एक अस्तित्व, हमारे आत्ममूल्य, सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए हमारे पास बस इतना ही है। चूंकि तुम जीवन को इतना हल्के में लेते हो, तो तुम्हें उन तुच्छ चीज़ों को मुझे सौंप देना चाहिए, ताकि मैं जीना जारी रख सकूं। चाहे वह प्यार हो या दोस्ती, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए वह है जीवित रहना, उच्च आत्ममूल्य के लिए प्रयास करना। वे चीज़ें मेरे लिए पर्याप्त हैं। जो लोग मुझे नहीं समझते, वास्तव में वे बाधाएं हैं। क्या उनके बिना ये बेहतर नहीं है? केवल औसत दर्जे के लोग जो कुछ भी हासिल नहीं करते हैं, वे सोचते हैं कि वे क्षणभंगुर भावनाएं जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपको कौन से उच्च व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता है? लिन शेन ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। युजुवांजी ताकत जमा कर रहा था और लिन शेन भी इंतजार कर रहा था। मेरी गतिविधियां अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम शायद न समझ पाओगी, युजुवांजी ने उदासीनता से कहा। लेकिन तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षणों में तुम्हें ये बताने में कोई बुराई नहीं है कि ब्रह्मांड में न केवल वे निम्न सुख हैं जिन्हें तुम समझते हो, बल्कि आनंद के उच्चतर रूप भी हैं। इससे बड़ा आनंद क्या होगा? लिन शेन ने यू शुआंजी को देखते हुए पूछा। वास्तविकता, यू जुवांजी ने धीरे से कहा। वास्तविकता क्या है? लिन शेन थोड़ा हैरान था, वास्तव में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यू जुवांजी का क्या मतलब था। यू जुवांजी अचानक हंस पड़े। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि ये दुनिया ही धोखेबाज है, अस्तित्वहीन है, कि हम सभी, हर जाति और हर चीज़ भी धोखेबाज और अस्तित्वहीन है? तुम शायद सोचोगे कि मैं पागल हो गया हूं, है न? वास्तव में, न केवल पागल, बल्कि गंभीर रूप से पागल, लिन शेन ने सिर हिलाया। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में टेलीपोर्टर क्यों हैं? वे टेलीपोर्टर कहाँ से आते हैं? युजुवांजी ने बेपरवाही से पूछा। लिन शेन को पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है। वास्तव में, उसके मन में हमेशा से ही यह संदेह रहता था कि ये टेलीपोर्टर्स कहाँ से आते हैं। उसने सुना था कि टेलीपोर्टर हमेशा कुछ ग्रहों से खोद कर निकाले जाते हैं, लेकिन उसे कभी नहीं पता चला था कि कोई उन्हें बना भी सकता है। चूंकि सेलेस्टियल रेस के अभिलेखागार में टेलीपोर्टर्स के बारे में शुरुआती रिकॉर्ड भी विभिन्न ग्रहों पर खोजे गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोई नहीं जानता कि टेलीपोर्टर कहाँ से आते हैं, लेकिन वे मौजूद हैं, प्राचीन काल से मौजूद हैं, और स्पष्ट रूप से वे कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? युजुवांजी की आंखों में उत्साह की चमक थी। इसका मतलब है कि उन्नत सभ्यताओं से भी उच्च सभ्यताएं हो सकती हैं। लिन शेन ने सोचा। आप सही भी हैं और गलत भी। अमर स्तर से परे, वास्तव में अन्य संस्थाएं भी हैं, लेकिन वे संस्थाएं मिथकों के प्राणियों की तरह हैं, जो इस दुनिया के सच्चे स्वामी हैं। वे केवल ब्रह्मांडीय कानून और व्यवस्था को बनाए रखते हैं, ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी चीज़ में शायद ही कभी हस्तक्षेप करते हैं। युजुवांजी ने लिन शेन के अनुमान की पुष्टि करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि, उनका स्वर बदल गया, लेकिन ये कहने के बजाय कि वे ईश्वर समान प्राणी उच्चतर जीवन रूप हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक और शब्द अधिक उपयुक्त है, प्रशासक। आप ये कहना चाहते हैं कि हम उच्च सभ्यता द्वारा पैदा किए गए प्राणी हैं? लिन शेन ने पूछा। यही तो कमोबेश यही विचार है। आपको बस अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है और शायद आप इसे और आसानी से समझ पाएंगे। युजुवांजी ने अपनी आंखें मूंद लीं, उनमें एक तेज चमक चमक रही थी।
अगर ये दुनिया आभासी है, किसी ने बनाई है, तो सब कुछ समझाया जा सकता है। टेलीपोर्टर क्यों हैं? क्योंकि वे बस एक आभासी दुनिया के भीतर की सेटिंग हैं और आप और मैं इस ब्रह्मांड में सब कुछ सहित उन उच्चतर प्राणियों द्वारा बनाया गया एक आभासी खेल मात्र हैं। इसलिए इतनी सारी अस्पष्ट अतार्किक चीज़ें हैं। हम कभी भी वास्तव में अस्तित्व में नहीं रहे हैं। तुम्हारा तथाकथित पारिवारिक प्रेम, दोस्ती वगैरह सिर्फ सेटिंग है, सिर्फ कार्यक्रम है। तुम कैसे सुनिश्चित कर सकते हो कि तुम सच में जीवित हो? यू जुवानजी और ज्यादा उत्तेजित हो गया, उसकी बोली थोड़ी असंगत थी। लिन शेन किसी को यह सवाल पूछते हुए सुन रहा था कि वह कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि वह वास्तव में दूसरी बार जीवित है। सच तो यह है कि वह भी निश्चित नहीं हो सका। प्राचीन समुद्र के नीचे के शहर में विचारक द्वारा उससे ये प्रश्न पूछे जाने के बाद उसने भी इस पर विचार किया था, लेकिन वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। युजुवानजी की आंखें कट्टरता से भरी हुई थीं। केवल अगर ये दुनिया आभासी है तो ही इस सारी तर्कहीनता को समझाया जा सकता है। मृत्यु की विपत्तियां क्यों हैं? मृत्यु प्रकाश क्यों है? ऐसी चीज़ें स्वाभाविक रूप से तर्कहीन हैं, लेकिन अगर वे हम अमर लोगों को मिटाने के लिए मौजूद हैं जो आभासी दुनिया में बहुत सारे संसाधनों पर कब्जा करते हैं, तो ये समझ में आता है। हम इसलिए मिट जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और इस आभासी दुनिया के सामान्य संचालन को बनाए रखने के लिए हम संसाधन उपभोग करने वाले अमर लोगों की समय समय पर सफाई ज़रूरी है। मेरा लक्ष्य सरल है, इस आभासी दुनिया से मुक्त होना और देखना कि वास्तविक दुनिया वास्तव में कैसी है। लिन शेन ये सुनकर अवाक रह गया। इस सिद्धांत पर मानवता ने बहुत पहले ही विचार कर लिया था, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति होना जो ये सिद्ध करना चाहता हो कि ये दुनिया आभासी है तथा आभासी दुनिया की सीमाओं से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में प्रवेश करना चाहता हो, ऐसी बात नहीं थी जिसकी साधारण लोग आकांक्षा करते हों। लिन शेन को अचानक यू जुवानजी की बात समझ में आ गई कि वह इतना निर्दयी क्यों हो सकता है। उसके तर्क के अनुसार ये दुनिया और इसमें रहने वाले सभी लोग आभासी थे और एक आभासी चरित्र को मारने के लिए स्वाभाविक रूप से अपराध बोध की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या तुम सच में निश्चित हो सकते हो कि ये दुनिया आभासी है? लिन शेन ने यू जुवानजी से एक फीकी आवाज़ में पूछा, भले ही ये दुनिया वास्तव में, जैसा कि तुम कहते हो, सिर्फ एक आभासी दुनिया है, फिर भी इसमें क्या है? तुम दूसरों द्वारा तुम्हारे साथ की गई बुराई से दर्द महसूस कर सकते हो और तुम उनके द्वारा दिखाए गए दयालुता से प्रभावित महसूस कर सकते हो। दूसरों द्वारा तुम्हारे लिए किए गए अच्छे काम सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाएंगे क्योंकि यह एक आभासी दुनिया है। वे वास्तविक कार्य हैं जो वे करते हैं और ये तुम्हारे लिए करीबी दोस्तों और परिवार की हत्या करने का कोई औचित्य नहीं है। या क्या ये है कि तुम स्वाभाविक रूप से ठंडे दिल और स्वार्थी हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और यह सिर्फ एक बहाना है? जो भी सोचना है सोचो, जो भी कहना है कहो, ये तुम्हारी आज़ादी है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यू जुवानजी की उंगलियों पर जेड लाइट इतनी तीव्र हो गई थी कि लिन शेन सीधे उस पर देख भी नहीं सकता था। लिन शेन को घूरते हुए जिसे अपनी नज़रें हटानी पड़ीं, उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहा था। उसने कहा, आभासी आखिरकार आभासी ही है, यहाँ तक कि सबसे गहरी भावनाएं भी सेटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं हैं और आभासी से बाहर निकलकर ही आप वास्तविक को महसूस कर सकते हैं। यह ऐसी चीज़ है जिसे आप समझ नहीं सकते। अब समय आ गया है कि तुम अपने रास्ते पर चलो। आखिरकार तुम एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हो। एक बार जब मैं शून्य से आगे निकलकर वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर जाऊंगा, अगर कोई मौका मिला तो मैं तुम्हारा डेटा पुनर्स्थापित करूंगा और तुम्हें इस आभासी दुनिया में पुनर्जन्म लेने दूंगा। लेकिन क्या तब भी तुम वही रहोगे जो तुम अभी हो? यू जुवानजी अपनी उंगलियों पर चमक को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने जो ब्रह्मांडीय बल अवशोषित किया था वह बहुत शक्तिशाली था, जो उसके नियंत्रण की सीमा से परे था। लिन शेन को मारने में सक्षम होने के लिए उसने उसे इस लंबी बातचीत में शामिल किया था जिसका लक्ष्य एक ही वार में उसे मारना था, जिससे लिन शेन को जीने का कोई मौका न मिले। और तुम कैसे पार जाओगे? अगर, जैसा कि तुम कहते हो, ये दुनिया आभासी है, तो तुम, एक आभासी प्राणी, कभी भी वास्तविकता में कदम नहीं रख सकते। यह एक खेल में एक चरित्र की तरह है जो खेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लिन शेन अभी भी शांति से यू जुवानजी को देख रहा था जब वह बोल रहा था। ऊर्जा, यहाँ तक कि एक आभासी दुनिया को भी इसे बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पर्याप्त ऊर्जा के साथ, यहाँ तक कि एक आभासी दुनिया में भी शून्य को तोड़ना और वास्तविकता में उतरना संभव है। आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। अपने रास्ते पर चलें। यू जुवानजी ने अपनी उंगलियों को अपनी पूरी ताकत से बाहर निकाला और भयानक जेड लाइट एक उज्ज्वल किरण में फट गई, एक विनाशकारी अरोरा की तरह जो ब्रह्मांड को रोशन करने में सक्षम था। उस जेड लाइट के भीतर लिन शेन के शरीर को घेर लिया। ... ऐसी भयावह शक्ति संभवतः विशाल ग्रह जैसे कि विशालकाय वलय तारे को नष्ट कर सकती है और यहाँ तक कि शीर्ष अमर प्राणियों को भी ऐसी शक्ति से मुकाबला करने में संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जब बल लिन शेन तक पहुंचा तो उसने बस एक हाथ ऊपर उठाया और एक ब्लेड के रूप में वार किया।
चेनसॉ जैसी ब्लेड क्यूई ने अविश्वसनीय शक्ति और गति के साथ आगे बढ़ते हुए विश्व को नष्ट करने वाले अरोरा को तुरंत बीच से दो भागों में विभाजित कर दिया। यू शुआंजी ने अपने सामने के ध्रुवीय प्रकाश को घूरते हुए महसूस किया कि जैसे कुछ क्षण भर के लिए टिमटिमाया हो, क्योंकि उसने भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। पहले तो उसने सोचा कि वह गलत था, लेकिन अगले ही पल यू शुआंजी ने देखा कि उसके सामने ही अरोरा दो भागों में विभाजित हो गया, फिर बिखर गया और असंख्य जुगनुओं की तरह शून्य में बिखर गया। और दूसरी ओर लिन शेन सुरक्षित खड़ा था, उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, उसका कवच बरकरार था, अभी भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली इंद्रधनुषी चमक बिखेर रहा था। क्या आप मृत्यु की वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं? लिन शेन ने यू जुवांजी से पूछा। यू जुवांजी को कुछ एहसास हुआ, उसका चेहरा एक पल में बेहद बदसूरत हो गया। वह कुछ करने की कोशिश करने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कुछ किया, उसके चेहरे पर खून की एक पतली लकीर दिखाई दी, जो उसके सिर के ऊपर से सीधे उसके माथे, नाक, मुंह, ठोड़ी और गर्दन तक फैली हुई थी। अगले ही सेकंड में यू शुआंजी का पूरा शरीर भी अरोरा की तरह दो हिस्सों में विभाजित हो गया, दोनों तरफ विभाजित होकर अंतरिक्ष में तैरने लगा। उसका खून जेली की तरह उसकी लाश से चिपक गया। यू जुवांजी ताकतवर था, लेकिन वह जितना ताकतवर था, भाग्य के उलटफेर की रोशनी ने लिन शेन की शक्ति को उतना ही मजबूत बना दिया। इस प्रहार की ताकत उस स्तर तक पहुंच गई थी जिसे खुद यू जुवांजी भी मुश्किल से सहन कर सकता था। अचानक यू शुआंजी के शरीर से जेड लाइट की एक किरण निकली, जो अकल्पनीय गति से शून्य में गायब हो गई। लिन शेन ने देखा कि यह एक जेड पत्थर की अंगूठी थी, संभवतः यू जुवांजी का जीवन आधार। इसे पकड़ने की कोशिश करना व्यर्थ था, ये बस इतना तेज था कि उसका पीछा करना मुश्किल था। यद्यपि यू शुआंजी का जीवन आधार बच गया था, लेकिन उसके शव से जेड प्रकाश के कण निकल रहे थे, जो शून्य में एकत्रित हो रहे थे। जैसे ही वे जेड लाइटें एकत्रित हुईं, शून्य में कहीं से भी ऑर्डर लाइट की श्रृंखलाएं उभरी, जो जेड लाइट के भीतर की ऊर्जा को आपस में जोड़ती और निगलती चली गईं। जल्द ही वे जेड लाइट से एक जेड क्राउन में परिवर्तित हो गईं, जो ऑर्डर लाइट चेन से घिरा हुआ था और अजीब और रहस्यमय कानून उतार चढ़ाव के साथ स्पंदित हो रहा था। शून्य से अधिकाधिक ऑर्डर लाइट चेन बाहर फैली हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक जेड क्राउन से जुड़ी हुई थी। उनकी संख्या पहले से ही गिनती से परे थी। प्रथम ऑर्डर लाइट चेन के ऊपर अलग अलग लॉ फ्लक्चुएशन थे, मोटे और पतले, मजबूत और कमजोर। लाइट चेन को बनाने वाली संरचनाएं भी अलग अलग थीं, लेकिन उन सभी में स्पष्ट रूप से जेड सीरीज लॉ की विशेषताएं थीं, जो संभवतः जेड सीरीज लॉ की शाखाएं थीं। क्या यह अमर मुकुट है? लिन शेन को तुरंत एहसास हो गया कि यह क्या था। यह एक कानून राजा के अमर मुकुट का प्रतिनिधित्व करता था। केवल अमर राजा के पास ही ऐसी वस्तु होगी। लिन शेन के विचार बदल गए और उन्होंने अमर क्राउन की शक्ति को छीनने की कोशिश कर रहे ऑर्डर लाइट चेन को रोकने के लिए एक लॉ मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि जब उनके लॉ मैट्रिक्स ने अमर मुकुट पर प्रहार किया, तो लॉ लाइट की अनगिनत चिंगारियां चमक उठीं, जिससे उनका लॉ मैट्रिक्स तुरंत बिखर गया, मानो वे बिल्कुल भी एक ही स्तर के नहीं थे। आप जेड सीरीज कानून के नहीं हैं, आप जेड सीरीज का ताज नहीं ले सकते। यू जुवांजी लिन शेन के पास पहुंचे और कहा, आप जेड सीरीज की हैं, इसे आजमाएं। लिन शेन ने कहा। वह मुकुट पर हाथ नहीं रख सकता था। एक बार मुकुट शून्य हो गया, तो दुनिया में जेड सीरीज कानून का कोई राजा नहीं बचेगा। जब तक कोई व्यक्ति जेड श्रृंखला के अमर नियमों को स्वयं नहीं समझ सकता, तब तक वह अमर मुकुट का पुनर्निर्माण कर सकता है। यू जुवांजी ने लिन शेन को एक जटिल नज़र से देखा और फिर चुपचाप अमर मुकुट की ओर चल दिया। यू जुवांजी के धरती को हिला देने वाले प्रहार को यू जुवांजी ने देखा था, जिससे उसे विश्वास हो गया था कि लिन शेन का अंत निश्चित रूप से हो चुका है। लेकिन इसके बजाय ये यू जुवांजी था जो मारा गया था, जो उसके लिए अविश्वसनीय रूप से अवास्तविक था। एक कानून राजा को ऐसे ही मार दिया गया था, और लिन शेन, जिसने कानून राजा को मार डाला था, अभी अभी अमरता प्राप्त कर पाया था। यू जुवांजी ने शायद ही कभी कल्पना की होगी कि लिन शेन का साम्राज्य बढ़ने के बाद वह कितना खतरनाक हो जाएगा। शायद एक ऐसा साम्राज्य राजा उभरेगा जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगा। यू जुवांजी के शरीर से जेड सीरीज लॉ पावर निकली जब वह अमर मुकुट की ओर बढ़ी। उन जेड सीरीज ऑर्डर लाइट चेन ने भी अजीबोगरीब लॉ फ्लक्चुएशन उत्सर्जित किए, जो यू जुवांजी को मुकुट के पास जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। यू शुआंजी के चारों ओर जेड लाइट तेजी से तीव्र हो गई, कानून व्यवस्था के उतार चढ़ाव की भीड़ को झेलते हुए कदम दर कदम वह अमर क्राउन के पास पहुंच गई। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम अविश्वसनीय रूप से कठिन था। फिर भी उसके चारों ओर की जेड लाइट एक भट्टी की तरह और भी मजबूत होती गई, जिसने व्यापक कानून व्यवस्था को एक धधकती आग में बदल दिया, उसके जेड शरीर को तपाया। असंख्य आदेश कानून न केवल यू जुवांजी को कुचलने में विफल रहे, बल्कि इसके बजाय वह आग बन गए जिसने उसके शरीर को गढ़ा, जिससे उसका जेड शरीर अधिक से अधिक ठोस होता गया। जब यू जुवांजी अमर मुकुट के पास पहुंची, तो उसका पूरा शरीर एक चमकती हुई जेड प्रतिमा जैसी आकृति में बदल गया था। उसके जेड हाथों ने अमर मुकुट को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे अपने सिर पर रख लिया।
जेड क्राउन के चारों ओर लिपटी अनगिनत ऑर्डर लाइट चेन बेतहाशा हिल रही थी, अमर क्राउन को खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, और अंततः अमर क्राउन यू जुवांजी के सिर पर आ टिका। जेड मुकुट चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़ा, जेड प्रकाश की धाराएं नीचे गिरने लगीं, जिससे यू शुवांजी कानून प्रकाश की शानदार चमक में नहा गया। ऑर्डर लाइट चेन की चमक धीरे धीरे मंद हो गई और अंततः एक एक करके वे गायब हो गए, केवल पवित्र जेड लाइट का समूह ही रह गया, जो शून्य में निरंतर जल रहा था। सहायक तियानशिन ने लिनशेन को अपने सामने आगे पीछे चलते हुए देखा, फिर भी वह स्वीकृति के साथ नहीं देख सका, क्योंकि अब लिनशेन के बगल में एक महिला थी। जब से लिनशेन विशाल रिंग स्टार में वापस आया था, यह महिला लगातार उसके साथ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी, जिससे तियानशिन की भौहें गहरी हो गईं। महिला ने घूंघट पहना हुआ था, और यद्यपि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसका शरीर असाधारण रूप से अच्छा था। उनकी ऊंचाई 1 मीटर 90 से अधिक थी, फिर भी उनके अनुपात इतने उत्तम थे कि किसी को भी वह भद्दापन या असंगति महसूस नहीं होती थी जो आमतौर पर ऐसे कद के साथ आती है। जहां कमर होनी चाहिए वहां कमर और जहां पैर होने चाहिए वहां पैर, देखने वालों के लिए उससे नजर हटाना मुश्किल था। तियानशिन को लगा कि लिनशेन के साथ ऐसी महिला होने से उनका रिश्ता जटिल हो गया होगा, और यह भी हो सकता है कि वह एक रखेल हो। लिनशेन इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि एक मालकिन को वापस ले आए? क्या यह उसकी छोटी चचेरी बहन को धमकाना नहीं था? तियानशिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और लिनशेन से ठंडे चेहरे से कहा, आपको यह महिला कहाँ मिली और आपने उसका परिचय क्यों नहीं कराया? यान रुयू, श्री लिनशेन की सहायक, मुझे भविष्य में आपके मार्गदर्शन की उम्मीद है। लिनशेन के बोलने से पहले महिला ने शांति से कहा। यान रुयू वास्तव में यू जुवांजी था, जिसने लैंगिया जेड गुफा स्टार में लड़ाई के बाद लिनशेन के साथ लौटने पर जोर दिया था। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसका जीवन लिनशेन द्वारा दिया गया था और वह उस कर्ज को चुकाना चाहती थी। इसके अलावा पापी मार्ग पहले ही विघटित हो चुका था और उसके संप्रदाय गुरु के वापस लौटने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा वह पापी मार्ग पर वापस जाने की कोई इच्छा नहीं रखती थी। लिनशेन ने स्वाभाविक रूप से तुरंत सहमति व्यक्त की। आखिरकार वह जेड सीरीज की एक धर्मराजा थी, और भले ही वह अभी धर्मराजा के पद पर चढ़ी थी और उसकी क्षमताएं पिछली यू जुवांजी जितनी मजबूत नहीं थीं, ब्रह्मांडीय क्षेत्र में शायद केवल धर्मराजा स्तर के लोग ही उसे हरा सकते थे। अपने पास इतने शक्तिशाली योद्धा को पाकर लिनशेन खुद को मना नहीं कर सका। यू जुवांजी ने अपनी पिछली पहचान को पूरी तरह से त्यागने का फैसला किया था, इसलिए उसने अपना नाम भी बदल लिया, और अब से वह यान रुयू के रूप में लिनशेन के साथ रहेगी, आधिकारिक तौर पर उनकी सहायक के रूप में सेवा करेगी। किस तरह का सहायक? तियानशिन ने यान रुयू से ठंडी नज़र से पूछा। जीवन, काम और अन्य पहलू, यान रुयू ने शांत भाव से उत्तर दिया। तो आपका मतलब एक निजी सहायक से है, और आपको रात में ओवरटाइम भी काम करना पड़ता है? तियानशिन के शब्द कठोर थे, लेकिन वह ऐसी महिला को लिनशेन के आसपास रहने की इजाज़त नहीं दे सकता था। उसे डर था कि इसकी वजह से तियानजुन को चोट लग सकती है। वह तियानशुन को जरा सा भी नुकसान होते देखने के बजाय खुद खलनायक बनना पसंद करेगा। मिस्टर लिनशेन को एक ज़रूरत है, मैं 24 घंटे स्टैंड बाय पर हूँ, यान रुयू ने जवाब दिया, जैसे कि वह तियानशिन के शब्दों में निहितार्थ को नहीं समझ पाई थी, फिर भी शांत थी। तियानशिन की आंखों में एक ठंडी सी चमक दौड़ गई जब उसकी उंगलियां अचानक अविश्वसनीय गति से चलीं और यान रुयू के माथे पर प्रहार करने लगीं। तियानशिन असाधारण रूप से तेज था, और उसका प्रहार इतना तेज था कि एक साधारण निर्वाण प्राणी भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। लेकिन यान रुयू के सामने तियानशिन की चाल अभी भी बहुत धीमी थी। तियानशिन ये भी नहीं देख पाई कि यान रुयू ने कैसे अपनी हरकत की, इससे पहले कि उसकी उंगली में फंस गई और दूर चली गई। आउच आउच आउच, तियानशिन दर्द से चिल्लाया। उसे छोड़ दो, लिनशेन ने यान रुयू से कहा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम उसे जैसे चाहो वैसे संभाल सकते हो। यान रुयू ने चिल्लाते हुए तियानशिन को छोड़ दिया, पीछे हट गई और कुछ नहीं बोली। तियानशिन ने गुस्से में दांत भींचे लिनशेन और यान रुयू को घूरा। उसे भी झटका लगा। निर्वाण के स्तर के लोगों में वह एक निर्वाण प्राणी के रूप में अविश्वसनीय रूप से तेज था। फिर भी यान रुयू उससे भी ज्यादा तेज थी, इतनी तेज कि वह उसके वार को देख भी नहीं पाया। ऐसी ताकत वाकई भयानक थी। क्या आजकल सभी महिलाएं अपनी दृष्टि खो देती हैं? सभी शक्तिशाली महिलाएं लिनशेन उस सुंदर लड़के के लिए क्यों गिरती हैं? उसका चेहरा मेरे चेहरे जितना भी गोरा नहीं है, तो वे उसके पीछे भागने के बजाय मेरे साथ क्यों नहीं उलझती? तियानशिन ने मन ही मन बड़बड़ाया। उसने फिर से कुछ करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी उसने लिनशेन को घूरते हुए नाराजगी से कहा, तुम बहुत बेशर्म हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे चचेरे भाई को इस तरह से धमका सकते हो? तुम्हें यह विचार कहाँ से आया? वह वास्तव में मेरी सहायक है। तुम्हारी चचेरी बहन, वह कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? लिनशेन ने सोफे पर बैठते हुए पूछा।
वह दानव मास्टर लो रैन से मिलने गई है, तियानशिन ने अचानक चिंतित होते हुए कहा। वह दानव मास्टर लो रैन से क्या चाहती है? लिन शेन ने पूछा, उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। और क्या, स्थिति अब बहुत अराजक हो गई है। दानव मास्टर लू रैन विशाल रिंग स्टार पर छिपे हुए हैं, ये लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। मेरा चचेरा भाई ये देखने गया था कि उसने यहाँ एकांत में रहना क्यों चुना है। अगर वह हमारे काम आ सकता है तो ये सबसे अच्छा है, लेकिन अगर नहीं तो हमें उसे जाने के लिए कहना होगा, तियानशिन ने समझाया। क्या वह ठीक है? लिन शेन उठ खड़ा हुआ और दानव मास्टर लो रैन के स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गया। लिन शेन को नहीं पता था कि दानव मास्टर लू रैन वास्तव में कितना शक्तिशाली था, लेकिन टाइगर कबीले के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में लू रैन निश्चित रूप से एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लिन शेन को डर था कि तियानजून को नुकसान हो सकता है। चिंता मत करो, मेरा दूसरा भाई उसके साथ गया है, तियानशिन ने कहा। उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था क्योंकि उसने लिन शेन की तियानजून के प्रति चिंता देखी थी। ये राहत की बात है। लिन शेन थोड़ा अधिक आश्वस्त था, लेकिन अभी भी दानव मास्टर लो रैन से मिलने का इरादा रखता था। इससे पहले कि लिन शेन द्वीप छोड़ पाता, उसने 3 लोगों को द्वीप की ओर उड़ते देखा। पलक झपकते ही वे द्वीप पर उतर गए। ये वास्तव में तियानजुन, टाई और एक बाघ के सिर वाला व्यक्ति था। लिन शेन वास्तव में टाइगर लोगों को उनके रूप से अलग नहीं कर पाया, उसके लिए वे सभी एक जैसे ही दिखते थे। वह उन्हें केवल उनके कपड़ों और आभा से ही अलग पहचान सकता था, लेकिन इस बाघ के सिर वाले व्यक्ति की पोशाक उसके लिए परिचित नहीं थी। फिर भी ये टाइगर दानव मास्टर लो रैन होना चाहिए। हालांकि लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसे तियानजून और टाई ने वश में कर लिया था या कुछ और हुआ था। लड़के, क्या तुमने वह संदेश पहुंचा दिया है जो मैंने तुम्हें सौंपा था? लिन शेन और तियानशिन को देखकर दानव मास्टर लो रैन तुरंत क्रोधित हो गया। वह काफी परेशान लग रहा था। हमारे पास है। लिन शेन ने तियानजून की ओर देखने के बाद और उसे थोड़ा सिर हिलाते हुए देखा। उसने क्या कहा? दानव मास्टर लो रैन की आंखें अचानक चमक उठीं और वह लिन शेन को गौर से देखने लगा। उसने कहा कि पिछला समझौता अब मायने नहीं रखता। लिन शेन ने ठीक वही बताया जो लू रैन ने दानव मास्टर लू रैन से कहा था। ये सुनकर दानव मास्टर लू रैन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। क्या उसने वास्तव में ऐसा कहा था? मुझे डर था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, यही वजह है कि मैं आपको बताने में संकोच कर रहा था, लिन शेन ने आह भरी। क्या वह सोचती है कि सिर्फ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? यह मायने नहीं रखता। हो सकता है कि वह मुझे बहुत कम आंक रही हो, लू रैन, बहुत ज्यादा। जल्दी या बाद में मैं व्यक्तिगत रूप से उस हिसाब को पूरा करूंगा, दानव मास्टर लू रैन ने ठंडे स्वर में कहा। इस मुद्दे पर आगे बात किए बिना उसने लिन शेन और तियानशिन का सर्वेक्षण किया। फिर तियानजुन से कहा, क्या ये वे 2 लड़के हैं जिन्हें तुम चाहते थे कि मैं सिखाऊं? वास्तव में, तियानशुन ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, अब घुटने टेको और मेरे शिष्यों के रूप में अपना सम्मान प्रकट करो, दानव मास्टर लो रैन ने आदेश दिया। अधिकार के भाव के साथ पास की कुर्सी पर बैठ गए। लिन शेन और अन्य के घुटने टेकने और उनके शिष्य बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लिन शेन ने हैरान होकर तियानशुन की ओर देखा और पूछा, ये सब क्या है? शिक्षण। 1 मिनट रुको, हमें पहले बात करनी होगी, तियानजुन ने दानव मास्टर डेमन बोन से कहा। फिर लिन शेन और तियानशिन को एक तरफ ले गया। अब स्थिति क्या है, भतीजी? तियानशिन ने सबसे पहले पूछा। हमने दानव मास्टर डेमन बोन से बात की है और हम अस्थायी रूप से सहयोग कर सकते हैं। सहयोग की शर्तों में से एक ये है कि वह आपको सिखाने में मदद करे। तियानजून ने लिन शेन को देखा और कहा, डेमन बोन की अपनी लड़ने की शक्ति शायद सबसे मजबूत न हो, लेकिन उसकी शिक्षण क्षमता शायद अभी भी कॉस्मिक में सबसे अच्छी है। क्या आपको कानून को समझने में कठिनाई नहीं हो रही है? शायद वह आपकी मदद कर सके। डेमन बोन की शिक्षण क्षमता वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन इस व्यक्ति का चरित्र संदिग्ध लगता है और वह निर्दयी है। क्या हम वास्तव में उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं? लिन शेन ने याद किया कि लू रैन ने डेमोनिक डाइट स्टार पर हुई घटना के बारे में क्या बताया था। उस समय डेमन बोन ने राक्षसी रंगे हुए तारे पर रहने वाले हर जीव को खत्म कर दिया था, यहाँ तक कि एक शिशु को भी जीवित नहीं छोड़ा था। ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक था। इसके अलावा लू रैन के अनुसार जब डेमन बोन दूसरों को सिखाता था तो वह हमेशा 1 या 2 तरकीबें छिपा कर रखता था, जानबूझकर अपने छात्रों में कमजोरियां और खामियां पैदा करता था ताकि वे उसके प्रति ऋणी हो जाएं, और उनसे उसके लिए 3 उपकार करने की मांग करता था। अगर वे उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो डेमन बोन अपने छात्रों से निपटने के लिए अपने पास रखी हुई तरकीबों का इस्तेमाल करता था। कोई ऐसे बदमाश पर कैसे भरोसा कर सकता है? तियांगशुन ने विचार करते हुए कहा, मैंने भी डेमन बोन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना है, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वह इतने सालों से विशालकाय रिंग स्टार पर एकांत में रह रहा है, हमसे पहले पहुंच गया है और अपने पीछे घातक साधन छोड़ गया है। अगर हम उसके साथ सहयोग नहीं करते हैं तो उसके द्वारा छोड़े गए उपाय विशालकाय रिंग स्टार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं।
तियानजून ने दानव हड्डी को खोजने के लिए अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया और लिन शेन इसे सुनकर अभिभूत हो गया। तियानशुन को देखते ही डेमन बोन ने उसे तुरंत शब्द आत्मा श्रृंखला से एक अमर के रूप में पहचान लिया था और यहाँ तक कि तियानशुन को उसके साथ बातचीत करने के लिए भक्त धधकते देवदूत की शक्ति का उपयोग करने दिया था, जिससे ये पुष्टि हुई कि उसने जो कुछ भी कहा था वह सच था। विशाल रिंग स्टार पर उसके पास जो साधन बचे थे वे ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे और डेमन बोन के मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। वह केवल एक प्रयोग को पूरा करने के लिए विशाल रिंग स्टार की अंधेरी शक्ति का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि डेमन बोन ने यह बताने से इनकार कर दिया कि प्रयोग क्या था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इससे विशाल रिंग स्टार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। डेमन बोन द्वारा कही गई ये सभी बातें देवदूत धधकते देवदूत की शक्ति के अधीन थीं और उसने देवदूत धधकते देवदूत की क्षमता का विरोध करने के लिए किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, इसलिए ये काफी विश्वसनीय था। क्या ये संभव है कि डेमन बोन में भक्त धधकते देवदूत की शक्ति से प्रतिरक्षित होने की क्षमता है? लिन शेन ने सोचा। यह असंभव नहीं है, तियानजुन ने कहा, लेकिन अगर हम उससे झगड़ते हैं और भले ही हम उसे मार दें तो भी उसके द्वारा छोड़ी गई आकस्मिक योजनाएं विशालकाय रिंग स्टार को नष्ट कर देंगी। भले ही हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन विशालकाय रिंग स्टार बर्बाद हो जाएगा। दोनों को पीड़ित होने के बजाय अस्थायी रूप से सहयोग करना बेहतर है। डेमन बोन ने हमें बाहरी दुश्मनों से बचाने में मदद करने का भी वादा किया है और वह आपको कानून को समझना सिखा सकता है। चिंता न करें, ये सिर्फ सहयोग की शर्तें हैं, आपको उसके बाद उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। लिन शेन ने सोचा कि यह बात सही है, वे विशाल रिंग स्टार को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उनके पास डेमन बोन के साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनसे सीखना ठीक है, लेकिन उनका शिष्य बनना, इसे भूल जाओ। लिन शेन सहज रूप से जानता था उसने पहले कभी दूसरों से कुछ नहीं सीखा था, और भले ही डेमन बोन की शिक्षण क्षमताएं मजबूत थीं, लेकिन वे संभवतः उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं होंगी। इसके अलावा डेमन बोन इतना क्रूर और प्रतिशोधी था, लिन शेन संभवतः खुद को इससे कैसे परेशान कर सकता था। तियानजून के साथ चर्चा करने के बाद वे तीनों डेमन बोन का सामना करने के लिए वापस गए, जो अभी भी वहीं बैठा था, हमेशा की तरह शांत। ऐसा लग रहा था कि उसे पूरा विश्वास था कि लिन शेन और अन्य अभी भी उसके शिष्य बनने के लिए वापस आएंगे। गुरुजी, चलो शिक्षण के बारे में भूल जाते हैं, तियानशुन ने डेमन बोन से कहा। डेमन बोन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, लिन शेन और तियानशिन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मेरी शिक्षण क्षमताएं योग्य नहीं हैं और मैं तुम्हारा शिक्षक बनने के लायक नहीं हूं? लिन शेन ने कहा, हमारा संविधान विशेष है, इसे स्वयं विकसित करना बेहतर है। डेमन बोन ने तिरस्कारपूर्वक अपनी आंखें घुमाईं, लिन शेन को ठंडी मुस्कान के साथ देखते हुए, मैंने सुना है कि आपकी योग्यता कमजोर है, कानून के अस्तित्व को समझने में असमर्थ हैं। ऐसा कचरा मैंने आपके जैसे कई लोगों को पढ़ाया है। मुझे डर है कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई भी आपको अमरता तक नहीं पहुंचा सकता है। मैं अमरता की ओर बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, निर्वाण स्तर पर रहना बहुत अच्छा है, लिन शेन ने डेमन बोन को नाराज न करते हुए कहा। भले ही वह अमरत्व तक न पहुंच पाए, लेकिन जब तक उसका शरीर निर्वाण प्राप्त करता रहेगा तब तक वह ब्रह्मांड के शीर्ष अमर प्राणियों के साथ युद्ध कर सकता था। अमर बनना आवश्यक नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर, अमर बनने का अर्थ मृत्यु के कष्टों को सहना भी था, और निर्वाण स्तर पर बने रहने से वह इन कष्टों से बच गया तथा अमर होने की अपेक्षा उसे अधिक स्वतंत्र महसूस हुआ। निर्वाण कुछ भी नहीं है, अमरत्व में प्रवेश किए बिना ये सब बकवास है, डेमन बोन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं चाहते हो, तुम बस नहीं कर सकते। मैंने कहा है, मेरी शिक्षाओं के साथ तुम निश्चित रूप से कानून को समझने और अमरत्व तक पहुंचने में सक्षम हो जाओगे। मुझे पता है कि तुम ऐसे ही आश्वस्त नहीं हो जाओगे। ऐसा क्यों न हो, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए सिखाऊंगा और एक बार जब तुम मेरी क्षमताओं को जान जाओगे, भले ही मैं तुम्हें स्वीकार न करूं, फिर भी तुम मुझे अपना गुरु मानने की भीख मांगोगे। डेमन बोन के ये कहने के बाद लिन शेन ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि उसे शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यदि डेमन बोन सिखाना चाहता था तो वह उसे ऐसा करने दे सकता था। आखिरकार यह मुफ्त में सीखने का मौका था। तियानशिन को तो और भी कम आपत्ति थी, वह गुरु लेने के विचार के प्रति उदासीन थी। तियानशुन ने दानव अस्थि के लिए पास में ही एक अलग द्वीप पर रहने की व्यवस्था की, न बहुत पास न बहुत दूर। उसने पहले से ही सावधानीपूर्वक जांच शुरू कर दी थी, जिससे उसे उम्मीद थी कि वह विशालकाय रिंग स्टार पर डेमन बोन द्वारा छोड़े गए तरीकों को हल कर लेगी। लिन शेन ने यान रुयू को तियानजून से मिलवाया और उसकी असली पृष्ठभूमि उसके सामने उजागर की। तियानशुन को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। सिनिस्टर पाथ के संप्रदाय गुरु युयान और ज़ेड सीरीज धर्मराजा क्या वास्तव में आपकी सेवा करने के इच्छुक हैं? उसे भरोसेमंद होना चाहिए। लिन शेन ने युयान के चरित्र को देखा था और ऐसी परिस्थितियों में भी युयान ने युजुवांजी पर भरोसा करना चुना था। अगर ऐसा चरित्र भरोसेमंद नहीं होता तो ब्रह्मांड में शायद ही किसी पर भरोसा किया जा सकता था।
इसके बाद दोनों ने सेलेस्टियल रेस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की, जिसमें युद्ध अभी भी तीव्र बना हुआ है। मूलतः ये सोचा गया था कि ईश्वर निर्माण करने वाली जाति, अमर प्राणी सेना और दिव्य जाति के अंदरूनी लोगों की सहायता से दिव्य जाति पर शीघ्र विजय प्राप्त कर सकती है। हालांकि वास्तविकता इतनी सरल नहीं थी। अमर प्राणी कोर को कई ग्रहों पर कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दिव्य जाति की गहन विरासत ईश्वर निर्माण जाति की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। हालांकि उन्होंने लगभग 3/5 ग्रहों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब स्थिति एक गतिरोध पर पहुंच गई थी और आगे बढ़ना मुश्किल था। स्काई पिनिकल स्टार के साथ संपर्क अभी भी टूटा हुआ था और वे उस तरफ से संपर्क नहीं बना पाए थे। वे केवल अपनी स्थिति बनाए रख सकते थे, विशाल रिंग स्टार की रक्षा कर सकते थे और अवसर की प्रतीक्षा कर सकते थे। कुछ और करने को न होने पर लिन शेन ने स्वयं लॉ मैट्रिक्स का अध्ययन करने की योजना बनाई थी, लेकिन तभी तियानशिन उसके पास आया और कहा कि डेमन बोन चाहता है कि वे आकर सीखें। इस पर विचार करने के बाद लिन शेन ने जाकर सुनने का फैसला किया। ये दानव मास्टर, जो ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, वह वास्तव में उसे क्या सिखा सकता है? अगर वह वास्तव में उसे कानून को समझने में मदद कर सकता है, तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी। महान आत्मा संचार तकनीक। डेमन बोन को अपने दिल में बहुत नाराजगी महसूस हुई। उसे आज पढ़ाना शुरू करना था और अप्रत्याशित रूप से केवल तियानशिन अकेले आई थी। लिन शेन दिखाई नहीं दिया था, जिससे वह अचानक बहुत दुखी हो गया। फिर डेमन बोन ने लिन शेन को बुलाने के लिए तियानशिन को भेजा, जबकि खुद से सोच रहा था, तुम्हें कुछ और दिनों के लिए घमंडी रहने दो। एक बार जब तुम मेरे पीछे चलने से होने वाले लाभों को जान जाओगे और महसूस करोगे कि मैं कितना दुर्जय हूं, जब तुम रोओगे और मुझसे सीखने की भीख मांगोगे, तब तुमसे निपटने में बहुत देर नहीं होगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने आखिरकार तियानशिन को लिन शेन को लाते हुए देखा। उसे बहुत निराशा हुई, क्योंकि लिन शेन के साथ एक महिला भी थी। मेरे सबक हर किसी के लिए नहीं हैं। पीछे हट जाओ। अपनी बड़ी आस्तीन को झटकते हुए डेमन बोन ने महिला पर जोरदार प्रहार किया। डेमन बोन ने शुरू में सोचा था कि उसकी व्यापक शक्ति, भले ही वह एक शीर्ष निर्वाण प्राणी हो, उसे 10 मील दूर धकेल दिया जाएगा। ये लिन शेन के लिए शक्ति का प्रदर्शन होगा, जिससे वह पहली बार अपनी दुर्जय शक्ति को देख सकेगा। हालांकि जब तेज हवा महिला तक पहुंची तो वह हिली तक नहीं, उसके कपड़े भी नहीं हिले। डेमन बोन की आंखें अचानक तेज हो गईं जब उसने आश्चर्य और संदेह के साथ महिला की जांच की और मन ही मन सोचा, क्या ये व्यक्ति अमर है? क्या इस बच्चे के पास वास्तव में कोई अमर है जो उसे करीबी सुरक्षा प्रदान कर रहा है? यहाँ तक कि एक निर्वाण प्राणी जो उसके प्रहार को रोक सकता है, वह भी इतना उदासीन नहीं होगा। वह निस्संदेह एक अमर थी। वह मेरी सहायक और अंगरक्षक है। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं। जब तक कोई खास बात न हो, वह मेरा साथ नहीं छोड़ती। मैं दानव मास्टर से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे समझें, लिन शेन ने कहा। डेमन बोन ने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। उसने बोलने से पहले लिन शेन और तियानशिन की तरफ देखा। कानून की शक्ति को समझने के लिए 2 सबसे सीधे तरीके हैं। एक है किसी अमर को ढूंढना और अमर को अपना कानून जारी करने देना जबकि तुम उसमें डूबे हुए हो। ये स्वाभाविक रूप से समझ को और अधिक प्रभावी बनाता है। दूसरा तरीका है कुछ अमर स्तर के खजाने ढूंढना, या तो उपभोग करना या परिष्कृत करना, जो तुम्हें कानूनों की उपस्थिति को व्यक्तिगत रूप से महसूस करने की अनुमति देता है। लिन शेन और तियानशिन चुपचाप सुनते रहे। वे दोनों ही इन तरीकों को जानते थे और उन्हें समझाने के लिए डेमन बोन की जरूरत नहीं थी। डेमन बोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि ये दोनों ही तरीके आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि वे सरल हैं, लेकिन उनकी कई सीमाएं हैं। आप केवल एक प्रकार के कानून को समझ सकते हैं, और वह कानून जरूरी नहीं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो। समय की बर्बादी की बात तो दूर, आपके लिए गलत रास्ता चुनना भी बहुत आसान है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं जो विधि तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, उसे स्पिरिट कम्युनिकेशन तकनीक कहते हैं। ये तुम्हें उस कानून को सीधे समझने की अनुमति देगा जो तुम्हारे साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित होता है, बिना इतना समय बर्बाद किए या इतने चक्कर लगाए। डेमन बोन ने अपनी नज़र दोनों के चेहरों पर घुमाई। कौन पहले कोशिश करना चाहता है? मैं ये करूंगा, लिन शेन ने कहा, डेमन बोन पर अविश्वास करते हुए और डरते हुए कि वह गुप्त रूप से कुछ चाल खेल सकता है, इसलिए वह पहले आगे बढ़ गया। उसका शरीर मजबूत था। डेमन बोन के लिए उसके साथ कुछ भी करना आसान नहीं होगा। मुझे क्या करना चाहिए? लिन शेन ने डेमन बोन के पास जाकर पूछा। यदि तुम्हें अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है, तो यह मेरे कौशल को कैसे प्रदर्शित कर सकता है? तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस कानून को समझने के लिए प्रतीक्षा करो, डेमन बोन ने एक गुरु के आत्मविश्वास भरे अहंकार के साथ कहा, जिसने लिन शेन को आशा की एक किरण दी। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, अगर डेमन बोन वास्तव में मुझे कानून को समझने में मदद कर सकती है, तो भविष्य में जब भी मुझे इसकी आवश्यकता होगी, तो अमर तक पहुंचना बुरा नहीं होगा। डेमन बोन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस लिन शेन की आंखों में देखता रहा।
अचानक उसकी आंखों की पुतलियां दो भागों में विभाजित हो गईं, यिन यांग मछली का आकार बनाते हुए धीरे धीरे घूमने लगीं। डेमन बोन की आंखों में देखते हुए लिनशेन को अचानक चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। लिनशेन की असंकेंद्रित निगाहों को देखकर डेमन बोन के होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। उसकी महान आत्मा संचार तकनीक का प्रभाव सम्मोहन के समान था, लेकिन ये सम्मोहन जितना सरल नहीं था। इसका मुख्य कार्य आध्यात्मिक बुद्धि को जागृत करना और व्यक्ति को शरीर से बाहर आत्मा के समान प्रभाव प्राप्त करने, प्रकृति के साथ एकरूपता में विलीन होने और प्राकृतिक नियमों के अस्तित्व का बोध कराने में सक्षम बनाना था। डेमन बोन, इस डेमन मास्टर का नाम महान आत्मा संचार तकनीक के माध्यम से आधा अर्जित किया गया था, आजमाया हुआ और सच्चा, ये कभी भी विफल नहीं हुआ था। इसका प्रभाव चाहे जो भी हो, कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही था। हालांकि इस तकनीक ने डेमन बोन को बहुत थका दिया। सामान्य परिस्थितियों में वह इसका प्रयोग हल्के ढंग से नहीं करता। यदि लिनशेन को अपना कौशल दिखाने की उसकी इच्छा न होती, तो डेमन बोन ने शुरू से ही महान आत्मा संचार तकनीक का सहारा नहीं लिया होता। उसने मूल रूप से सोचा था कि एक बार इसका अनुभव करने के बाद लिनशेन उसे एक देवता के रूप में मानेंगे और भविष्य में अनिवार्य रूप से उससे महान आत्मा संचार तकनीक का उपयोग करने की भीख मांगेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन थोड़ी देर बाद डेमन बोन ने देखा कि लिनशेन की आंखों में केंद्रित नज़र धीरे धीरे फिर से तेज हो गई, जैसे कि उसने आत्मा से शरीर प्रभाव का अनुभव नहीं किया था। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? डेमन बोन ने संदेह से पूछा। कैसी भावना? लिनशेन ने जवाब दिया। एक बार लिनशेन ने बात की तो डेमन बोन को पता चला कि उसकी महान आत्मा संचार तकनीक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अन्यथा अगर लिनशेन दिव्य यात्रा विशाल शून्य में थे तो वह उसके सवाल का जवाब कैसे दे सकते थे? क्या इस बच्चे की आध्यात्मिक बुद्धि इतनी सीलबंद है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह कानून को भी नहीं समझ सकता। वह सड़ती हुई लकड़ी के बेकार टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वह मुझसे नहीं मिला होता तो शायद वह अपने जीवन काल में कानून का स्वाद कभी नहीं चख पाता। डेमन बोन की नज़र फिर से सख्त हो गई और उसकी पुतलियां 2 से 4 हो गईं। उसकी आंखों में फूलों की तरह घूम रही थीं, जैसे कि उनमें एक भयानक रोशनी खिल रही हो। लिनशेन की नज़र एक बार फिर से भटक गई और डेमन बोन ने मन ही मन सोचा, महान आत्मा संचार तकनीक के दूसरे चरण का उपयोग करने में बहुत ज़्यादा लागत आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बच्चा एक सौदा पा रहा है। जब वह भविष्य में मुझसे भीख मांगने आएगा तो मुझे ब्याज सहित पैसे वापस मांगने होंगे। डेमन बोन ने सोचा था कि यह निश्चित रूप से काम करेगा, यह विश्वास करते हुए कि चाहे लिनशेन की योग्यता कितनी भी मंद हो या उसकी आध्यात्मिक बुद्धि कितनी भी सीमित हो, वह अभी भी प्राकृतिक कानून का एक निशान महसूस करने में सक्षम होगा। जब वह ये सोच रहा था, उसने देखा कि लिनशेन की आंखें एक बार फिर साफ हो गईं, पिछला भ्रम दूर हो गया। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? डेमन बोन ने फिर पूछा। नहीं, लिनशेन ने बिना कोई बात घुमाए सीधे उत्तर दिया। डेमन बोन ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। महान आत्मा संचार तकनीक का दूसरा चरण अभी भी इस बच्चे की आध्यात्मिक बुद्धि को खोलने में विफल रहा है। यह इतना अवरुद्ध क्यों है? इस समय डेमन बोन बस जाने नहीं दे सकता था, ये बहुत शर्मनाक होगा। इसलिए उसने चुपके से अपने दांत पीस लिए और एक बार फिर स्पिरिट कम्युनिकेशन तकनीक को सक्रिय कर दिया। डेमन बोन की पुतलियां 4 से 8 में विभाजित हो गईं, उसकी आंखों में कमल के फूल की तरह खिल गईं, प्रभामंडल की परत दर परत फैलती गई। लिनशेन ने फिर से ध्यान खो दिया। इस बार डेमन बोन ने भविष्य के बारे में दिवास्वप्न देखने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने लिनशेन को ध्यान से देखा, ये देखने के लिए कि क्या कोई और चाल सामने आएगी। सिद्धांत रूप में महान आत्मा संचार तकनीक के तीसरे चरण के अंतर्गत एक सुअभी आत्मा संचार प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। फिर भी लिनशेन ने उसे एक बार फिर निराश कर दिया। एकाग्रता में थोड़ी सी चूक के बाद लिनशेन की नज़र सामान्य हो गई। क्या ये बच्चा गंदगी के गड्ढे में पड़े पत्थर से पुनर्जन्म लेता है? आखिर उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है? इतनी घटिया आध्यात्मिक बुद्धि होने के बावजूद भी वह साधना के मार्ग पर चल सकता है, यहाँ तक कि निर्वाण स्तर तक पहुँच सकता है। उसे केवल संसाधनों से ही बल मिला होगा। डेमन बोन ने मन ही मन कोसा, लेकिन उसे आत्मा संचार तकनीक को तीव्र करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सम्मान की बात थी जिसे वह खोना नहीं चाहता था। आज भले ही वह सचमुच गंदगी से निकला एक पत्थर था, डेमन बोन उसे आत्मा से संवाद स्थापित कराने के लिए कृतसंकल्प था। व्यवहारिक बने। डेमन बोन की पुतलियां 8 से 16 भागों में विभाजित हो गईं, जिससे आंखों के भीतर बदलते पैटर्न का एक भयानक बहुरूपदर्शक बन गया। दानवस्थी के शरीर से कानून की एक झिलमिलाती आभा निकल रही थी, क्योंकि उसके भीतर निर्वाण की शक्ति लगातार उसकी आंखों की ओर आ रही थी। इस समय तियानशिन, जो दूर से देख रही थी, उसकी आंखों में ध्यान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। वह अपने शरीर को आकाश में एक ईश्वरीय दृष्टिकोण से देख सकती थी। यह अनुभूति अविश्वसनीय रूप से अजीब थी। तियानशिन को लगा कि वह अस्तित्व में है और फिर भी नहीं है। उसकी आत्मा भावना इतनी कम हो गई थी कि यह कल्पना करना मुश्किल था।
इसके विपरीत उसके आसपास की हर चीज के प्रति उसकी संवेदनशीलता असाधारण रूप से तीव्र हो गई। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं से जंजीरें प्रकट हो गई हों और उसके शरीर को जकड़ लिया हो और उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। दानव अस्थि से ऊर्जा का मात्र प्रवाह, जो महान आत्मा संचार तकनीक को उसकी सीमा तक लागू कर रहा था, ने पहले ही तियानशिन को दिव्य यात्रा विशाल शून्यता की स्थिति में डाल दिया था। लिन शेन की निगाहें फिर से खो गईं। डेमन बोन को विश्वास नहीं हुआ कि वह होश में आ सकता है। महान आत्मा संचार तकनीक का चौथा चरण पहले से ही दानव अस्थि के लिए सीमा थी और इसे केवल अतिरंजित अवस्था में ही आरंभ किया जा सकता था। सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई केवल आत्मा से संचार की अवस्था का अनुभव करना चाहता है तो पहला चरण ही पर्याप्त है। दूसरा चरण लोगों को उनकी आध्यात्मिक बुद्धि को बढ़ाने में मदद कर सकता था, इसे ही वे आध्यात्मिक बुद्धि जागृति कहते थे। यहाँ तक कि जो लोग पूरी तरह अज्ञानी थे और जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम थी, उनमें भी तीसरी अवस्था उसे जागृत कर सकती थी। हालांकि तीसरा चरण भी लिन शेन पर अप्रभावी था। यह न तो उसकी आध्यात्मिक बुद्धि को जागृत कर सका और न ही आत्मा संचार शुरू कर सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब चौथे चरण में डेमन बोन की सारी उम्मीदें लिन शेन को आत्माओं से संवाद करने में सक्षम बनाने की थीं। जहां तक अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को जगाने की बात है तो उसने अब इस पर विचार करने की भी हिम्मत नहीं की। डेमन बोन ने अपने जीवन भर अनगिनत शिष्यों को पढ़ाया था। उसने मूर्खता के सभी स्तर, सभी प्रकार की घटिया प्रतिभाएं देखी थीं, लेकिन उसने लिन शेन जैसा कमीना व्यक्ति कभी नहीं देखा था। यह उसके पूरे जीवन में पहली बार था। डेमन बोन की नज़र में इस तरह का कोई व्यक्ति विकासवादी मार्ग पर चल सकता है और निर्वाण स्तर तक पहुंच सकता है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि लिन शेन पिछले जन्म में एक असाधारण रूप से अच्छा व्यक्ति था। नहीं, 8 पिछले जन्मों से 8 पीढ़ियों तक पुण्य जमा करता रहा। तभी वह इस जीवन में अपने परिवार से मिलने के लिए भाग्यशाली था, जिसने हर कीमत पर उसे साधना करने और आज जिस मुकाम पर वह है वहां पहुंचने में मदद की। पहले डेमन बोन लिन शेन को सबक सिखाना चाहता था, उसे उसकी क्षमताओं की सीमा दिखाना चाहता था, लेकिन अब उसने ऐसे विचारों को पूरी तरह से त्याग दिया था। ऐसे मूर्ख को कभी भी साधना के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए साधना करना संसाधनों की बर्बादी मात्र है। बेहतर होगा कि जल्दी ही इसे छोड़ दिया जाए। यदि लिन शेन जैसा कोई व्यक्ति अमर हो सकता है तो डेमन बोन उसके सिर पर खड़े होकर शौच करने को तैयार होगा। जब डेमन बोन ने लिन शेन की आंखें फिर से साफ होते हुए देखीं तो उसे पता चला कि महान आत्मा संचार तकनीक का चौथा चरण भी विफल हो गया था। अब तक डेमन बोन को यकीन हो गया था कि लिन शेन शौचालय में पड़े पत्थर से भी कम उपयोगी था। उसके पास निश्चित रूप से इस जीवन काल में कानूनों को समझने और अमरता की ओर बढ़ने का कोई मौका नहीं था। डेमन बोन ने महान आत्मा संचार तकनीक का उपयोग करना बंद कर दिया। अब आगे जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। दानव मास्टर, आपके चेहरे पर खून है, क्या आप ठीक हैं? लिन शेन ने दानव बोन को देखते हुए कहा, जिसकी आंखें, कान और नाक सभी से खून बह रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अजीब तरह से चिंतित थी। कोई बात नहीं, तुम और क्या सीखना चाहते हो? डेमन बोन ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहा। महान आत्मा संचार तकनीक का चौथा चरण उनके लिए अत्यधिक थका देने वाला था, इसलिए थोड़ा अधिक थका हुआ महसूस करना सामान्य था। लिन शेन ने अविश्वास से डेमन बोन को देखा। उसे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया गया था। तुम और क्या सीखना चाहते हो, ये बात कहाँ से आए? यह महसूस करते हुए कि उसका पिछला कथन शायद अनुचित था, डेमन बोन ने आगे कहा, कानून के रास्ते अनगिनत हैं, उन सभी को समझना स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन है। आपको एक बार में एक कदम उठाना चाहिए, पहले एक कानून को समझना शुरू करना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके साथ ही डेमन बोन ने लिन शेन को एक वस्तु सौंपी। यह एक अमर स्तर का आत्मा आधार है, हालांकि यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। हालांकि इसमें अभी भी आध्यात्मिकता और कानून शक्ति का एक अंश मौजूद है। यदि आप इसे अपने पास रखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने भीतर कानून को महसूस करेंगे। समय के साथ आप इस कानून को समझ सकते हैं। दानव मास्टर, क्या यह नहीं कहा जाता है कि इस पद्धति के कई नुकसान हैं? लिन शेन ने स्पिरिट बेस को स्वीकार किया, एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ डेमन बोन को देखते हुए पूछा। हर लाभ का अपना नुकसान होता है, आप बस धीरे धीरे समझना शुरू करें। किसी व्यक्ति के लिए यह बेहतर है कि वह बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखे और इसके बजाय चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही शिक्षण है। जाओ और इसे अपने आप समझो। एक बार जब तुम कुछ सुराग समझ गए तो हम शिक्षण के अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं, डेमन बोन ने कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, अपने आप से सोचते हुए, मेरे गधे को समझो, उसे और सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एक जन्मजात बाधित पवित्र शरीर का साधना करना पहले से ही एक चमत्कार है, अमर होने की आकांक्षा। अमर मेरे गधे। डेमन बोन के चले जाने के बाद लिन शेन ने उसे दिए गए क्षतिग्रस्त स्पिरिट बेस की जांच की। ये गुलाबी बेर के फूल के पैटर्न से सुसज्जित एक क्रिस्टल क्लियर हेयरपिन था। हालांकि हेयरपिन 2 हिस्सों में बढ़ गया था और सिर्फ आधा बचा था।
अगर आध्यात्मिकता बची भी थी तो शायद ज्यादा नहीं। लिनशेन ने तियानशिन की ओर देखा तो पाया कि वह खुली आंखों से बैठा है, लेकिन आंखें बेजान थीं, ध्यान पूरी तरह से भटक गया था, पुतलियां फैली हुई थीं और नज़र बिखरी हुई थी। लिनशेन घबरा गया और जल्दी से तियानशिन की जांच करने के लिए गया। वह ठीक है, उसकी परवाह मत करो, यह उसके लिए अच्छा है, यान रुयू ने बगल से कहा। उसने डेमन बोन की चालों को समझ लिया था और जानती थी कि यह तियानशिन के लिए बेहद फायदेमंद था। लिनशेन फिर शांत होकर उसके पास बैठ गया और तियानशिन के ठीक होने का इंतजार करने लगा। लिनशेन ने डेमन बोन द्वारा दिए गए आधे हेयरपिन को पकड़ लिया, वास्तव में लॉ को समझने के इरादे से नहीं, बल्कि यह जांचने के लिए कि क्या डेमन बोन ने किसी तरह से इसके साथ छेड़छाड़ की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अनजाने में उसके रास्ते पर न चले। कुछ जांच के बाद ये पता चला कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सिर्फ एक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त अमर आत्मा आधार था। वास्तव में आत्मा आधार के अंदर धुंधली आध्यात्मिकता और कमजोर विधि शक्ति के कुछ निशान थे, लेकिन डेमन बोन ने यह नहीं बताया था कि यह किस तरह की लॉ पावर थी। लिनशेन ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन वह लॉ के प्रकार की पहचान नहीं कर सका। लिनशेन ने थोड़ी देर तक कोशिश की और हालांकि हेयरपिन ने उसे कानून की उपस्थिति को महसूस करने की अनुमति दी, यह एक अंधे आदमी के हाथी को महसूस करने जैसा था, केवल एक भाग को महसूस करने में सक्षम था, जो कानून के सार को समझने में ज़्यादा मदद नहीं करता था। इसके अलावा हेयरपिन के भीतर कानून के उतार चढ़ाव बहुत कमजोर थे। लिनशेन ने पहले आइस लॉर्ड्स के शक्तिशाली कानून को नहीं समझा था, इसलिए ये कमजोर कानून और भी कम उपयोगी था। जैसे ही वह हेयरपिन को हटाने वाला था, लिनशेन के दिमाग में कुछ आया। ये हेयरपिन एक अमर आत्मा आधार है। भले ही अंदर की आध्यात्मिकता और कानून शक्ति कमजोर है, यह अपने आप में एक अच्छा बर्तन है। शायद इसका उपयोग कानून मैट्रिक्स का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। उस विचार के साथ लिनशेन ने 3 स्टार सिस्टम का उपयोग किया, जिससे कॉन्ट्रेरियन और इनहेरिटेंस फैन के कण उसके अपने कणों के साथ जुड़ गए। फिर उसने अपने शरीर के भीतर लॉ एरे को सक्रिय कर दिया। लॉ एरे को नियंत्रित करते हुए लिनशेन ने इसके कणों को हेयरपिन में प्रवाहित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। किंगलुआन हेयरपिन चून की विधि सरणी के कण एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित थे, इसलिए लिनशेन द्वारा इनपुट किए गए कण केवल एक या कुछ नहीं थे, बल्कि कणों का एक संपूर्ण क्रम था जिसे उन्होंने एक बार में इसमें डाला था। यहाँ तक कि लिनशेन स्वयं भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उन्हें लॉ एरे की ज़्यादा समझ नहीं थी, जो स्वयं केवल 3 तारा प्रणाली से प्रभावित थी, जो 3 कणों के एक कोर के चारों ओर घूमती थी। लिनशेन ने शुरू में इस सरणी को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बारे में सोचा था, जो कि एक छोटे ब्रह्मांड की तरह था और हेयरपिन में एक या कुछ कणों को इनपुट करना था। हालांकि स्वाभाविक रूप से चीजें वैसी नहीं हुई जैसा वह चाहते थे। रहस्यमय आकार का सर्पिल कण अनुक्रम हेयरपिन में भर दिया गया। एक बार जब कण अनुक्रम हेयरपिन में प्रवेश कर गया तो वह अभी भी अपने स्वयं के पैटर्न में घूमता रहा और हेयरपिन के भीतर अवशिष्ट कण भी गतिशील हो गए तथा अनुक्रम में शामिल हो गए। लिनशेन ने आंखें खोलकर देखा जैसे हेयरपिन से हरे रंग की रोशनी निकली, फिर वह अपने आप ऊपर तैरने लगी, जिससे चमकने की एक अजीब घटना हुई, मानो प्रकाश के असंख्य घने कण अंदर बह रहे हों और टिमटिमा रहे हों। फिर लिनशेन ने हेयरपिन के क्रिस्टल शरीर को देखा, जैसे कि वह जीवित हो गया हो, वास्तव में अपने आप बढ़ने लगा। हाँ, अपने आप बढ़ने के लिए जो भाग पहले गायब थे वे धीरे धीरे नए बने क्रिस्टल से भर गए, लेकिन उपस्थिति मूल से थोड़ा अलग थी। लिनशेन सदमे से पूरी तरह सुन्न हो गया था। वह केवल कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी विचित्र स्थिति उत्पन्न होगी। कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे हेयरपिन में कायापलट हो गया हो और वह पुनर्तः फीनिक्स हेयरपिन में बदल गया हो, जो नीले हरे क्रिस्टल से चमक रहा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर नीले हरे क्रिस्टल के भीतर प्रकाश के कण एकत्रित हो गए, जो एक हरे फीनिक्स पक्षी की आकृति में परिवर्तित हो गए, जो लगातार अंदर बह रहा था, जबकि हेयरपिन से स्पष्ट चहचहाहट निकल रही थी, जो फीनिक्स पक्षी और लाख दोनों की तरह लग रही थी। आत्मा आधार वापस जीवित हो गया है। लिनशेन ने अचंभित होकर देखा। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जैसे जैसे फीनिक्स हेयरपिन के भीतर का आत्मिक प्रकाश मजबूत होता गया, कानून का उतार चढ़ाव अनियंत्रित रूप से गतिमान हो गया, और कुछ ही समय बाद उसने फीनिक्स हेयरपिन को एक हरे प्रकाश वाले पक्षी में परिवर्तित होते देखा, जो विभिन्न आकार और मुद्राएं धारण करते हुए आकाश में उड़ रहा था। दानवस्थी, जो पहले ही जा चुका था, ने कानून के उतार चढ़ाव को महसूस किया और उसके चेहरे पर संदेह की झलक दिखी। क्योंकि कानून का यह उतार चढ़ाव उसे बहुत परिचित लगा, ये किंगलुआन हेयरपिन के कानून के समान ही था, फिर भी ये थोड़ा अलग लग रहा था। लेकिन किंगलुआन हेयरपिन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और संभवतः इतना मजबूत कानून उतार चढ़ाव उत्सर्जित नहीं कर सकता था। इसके अलावा उन्होंने पहले ही हेयरपिन की मरम्मत करने का प्रयास किया था तथा अमर लोगों में से कई कुशल लोगों को इसे देखने दिया था। उन सभी ने कहा था कि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। यदि यह कारण न होता तो वह लापरवाही से किंगलुआन हेयरपिन को लिनशेन को नहीं सौंपता। यदि वह अपनी अक्षुण्ण अवस्था में होता तो वह एक आश्चर्यजनक अमर आत्मा आधार होता।
इसका मूल स्वामी फीनिक्स कबीले का मिश्रित रक्त अमर किंग जियाओ था। हालांकि किंग जियाओ एक अमर धर्म राजा नहीं था, लेकिन स्वर्गीय कानून क्षेत्र का भविष्य कानून अभी भी ब्रह्मांड में शीर्ष अस्तित्वों में से एक था। इसके अलावा किंग शियाओ का कानून बहुत दुर्लभ और बहुत विशेष था। इसकी क्षमता कई अमर धर्म राजाओं द्वारा भी प्रतिष्ठित थी और यह ध्वनि श्रृंखला कानून का हिस्सा था, जिसे एक ही शानदार उपलब्धि के साथ दुनिया को चौंका देना के रूप में जाना जाता था। बाद में एक महान युद्ध में किंग जियाओ की मृत्यु हो गई और किंग लुआन हेपिन दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, और तब से कोई भी फिर से एक ही शानदार उपलब्धि से दुनिया को चौंकाने के कानून को समझने में सक्षम नहीं था। अब दानवस्थी एक बार फिर एक शानदार उपलब्धि के साथ दुनिया को चौंका देने के समान कानून में उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा था, जिससे स्वाभाविक रूप से उसे गहरा आश्चर्य और संदेह महसूस हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिना किसी हिचकिचाहट के दानवस्थी उस दिशा की ओर बढ़ी जहां से कानून में उतार चढ़ाव आ रहा था, और तभी उसे आकाश में उड़ता हुआ हरा प्रकाश वाला पक्षी दिखाई दिया। किंग लुआन हेपिन ने खुद को कैसे बहाल किया? डेमन बोन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी हथेली को फैलाया, जिससे वह हरे पक्षी को पकड़ने के प्रयास में आकाश को ढकने वाले बड़े हाथ में बदल गया। हरा पक्षी हवा में घूम गया, दानव हड्डी द्वारा बनाए गए बड़े हाथ से चतुराई से बचते हुए लिनशेन के सिर के ऊपर तक उड़ गया और नीचे गिरने से पहले वापस एक हेयरपिन में बदल गया। लिनशेन ने हेयरपिन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए दानव हड्डी से पूछा, दानव मास्टर, क्या आपको आराम नहीं करना चाहिए था? आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुमने किंग लुआन हेयरपिन के साथ क्या किया? डेमन बोन ने लिनशेन के हाथ में हेयरपिन की जांच की और पाया कि यह वास्तव में अपने पूरे रूप में बहाल हो गया था, लेकिन ये पहले वाले हेयरपिन से कुछ अलग लग रहा था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। क्या आपने मुझे हेयरपिन के भीतर के नियम को समझने के लिए नहीं कहा था? मैं बस नियम को समझ रहा था और फिर मैं हेयरपिन के साथ जुड़ गया और यह उस रूप में बदल गया जो अब है, लिनशेन ने लापरवाही से कहा। डेमन बोन ने लिनशेन को संदेह से देखा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि इस दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है। एक हेयरपिन जिसे अमर प्राणी भी ठीक करने में विफल रहे थे, लिनशेन के हाथों में सामान्य हो गई थी। ये दावा करना कि यह केवल कुछ समय के लिए इसे महसूस करने से बदल गया, केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। मुझे एक बार देखने दो, डेमन बोन ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि उसकी हथेली लिनशेन तक पहुंच पाती, यान रुयू की आकृति लिनशेन के सामने प्रकट हुई और उसने अपना हाथ बढ़ाकर डेमन बोन को रोक दिया। इतने सालों तक दुनिया से बाहर रहने के बाद लोग मुझ दानव मास्टर की प्रतिष्ठा को भूल गए हैं। यहाँ तक कि बिल्लियाँ और कुत्ते भी मुझ तक पहुँचने की हिम्मत करते हैं। दानव बोन अपने दिल में चिढ़ गया और उसकी हथेली सीधे यान रुयू की ओर चली गई। धप! जब हथेलियां टकराईं तो यान रुयू 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन डेमन बोन खुद को कई कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। डेमन बोन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों का रंग बदल गया जब उसने यान रुयू को देखा। यद्यपि उन्हें शीर्ष स्तर का अमर प्राणी नहीं माना जाता था, फिर भी वे पृथ्वी कानून क्षेत्र के पुराने जानकार थे और उनके पास भविष्य कानून था। वह इतने सालों से एकांतवास में था, उसका लक्ष्य स्वर्गीय कानून के दायरे में प्रवेश करना था। हालांकि वह अभी तक सफल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी शक्ति अतीत की तुलना में अतुलनीय रूप से बढ़ गई थी। साधारण मानव कानून अमर और पृथ्वी कानून अमर उसकी दृष्टि में भी नहीं थे, लेकिन इस साधारण आदान प्रदान का परिणाम उसे नुकसान के रूप में मिला, जिस पर विश्वास करना उसके लिए कठिन था। क्या ये हो सकता है कि लिनशेन का सहायक स्वर्गीय कानून क्षेत्र का अमर है? डेमन बोन ने बिना कुछ बोले यान रुयू को देखा। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से बदल रही थी। यान रुयू, पीछे हटो। दानव मास्टर मेरे बड़े हैं, उनके साथ असभ्य व्यवहार करना शिष्टाचार के विरुद्ध है, लिनशेन ने उदासीनता से कहा। हाँ मिस्टर लिनशेन, यान रुयू ने एक तरफ हटते हुए कहा। डेमन बोन ने और भी जटिल भाव से देखा। इतना शक्तिशाली प्राणी वास्तव में लिनशेन का इतना आज्ञाकारी था, जो उसके लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। स्वर्गीय कानून का एक मजबूत व्यक्ति, जो स्वयं एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, वह कैसे दूसरों की सेवा करने और एक निर्वाण सत्ता द्वारा आदेशित होने के लिए तैयार हो सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे एकांतवास के वर्षों के दौरान ब्रह्मांडीय स्वर्गीय कानून में अमर लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वे कुत्तों की तरह आम हो गए हैं? अन्यथा इतना शक्तिशाली व्यक्ति खुद को इस तरह से आदेश क्यों देगा? डेमन बोन की भयंकर आंखें लगातार लिनशेन और यान रुयू दोनों को देख रही थीं। दानव मास्टर, यह मूल रूप से आपका अधिकार है। यदि आप इसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको केवल ऐसा कहने की आवश्यकता है। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है, लिनशेन ने कहा, क्योंकि उन्होंने किंग लुआन हेयरपिन को दानव हड्डी को सौंप दिया था। डेमन बोन तुरंत चौंक गया, कुछ हद तक अविश्वास में कि लिनशेन वास्तव में मरम्मत की गई किंग लुआन हेयरपिन उसे वापस कर देगा। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे उम्मीद थी कि लिनशेन कुछ हरकत करेगा, लेकिन लिनशेन ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की, जिससे वह हेयरपिन वापस ले सका। अब इससे डेमन बोन को अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कुछ हद तक असमर्थता महसूस हुई।
दानव मास्टर का नाम पूरे ब्रह्मांडीय तारा प्रणालियों में गूंज रहा था और अब वह बहुत तुच्छ लग रहा था। आत्मा आधार जिसे सक्रिय नहीं किया जा सकता। सौभाग्य से डेमन बोन की त्वचा काफी मोटी थी, उसे बस थोड़ी सी असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। किंगलुआन हेयरपिन की तुलना में थोड़ी सी खोखली प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं है। डेमन बोन ने व्यस्त होकर हेयरपिन को पकड़ लिया और उसे सक्रिय करके देखना चाहा कि क्या वह वास्तव में बहाल हो गया है। हालांकि चाहे डेमन बोन ने इसमें कितनी भी ताकत लगा दी हो, हेयरपिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, मानो वह कोई मृत वस्तु हो। डेमन बोन की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया और उसने लिन शेन की ओर देखा। एक स्पिरिट बेस स्वभावतः ही स्वामित्वहीन होता है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी पर्याप्त रैंक वाला व्यक्ति इसे सक्रिय करने में सक्षम होना चाहिए, जब तक कि यह विशेष रूप से अद्वितीय स्पिरिट बेस न हो जिसके लिए ऐसा करने के लिए एक विशिष्ट विशेषता की आवश्यकता हो। किंगलुआन हेयरपिन इन अपवादों में से नहीं था। ये स्वर्ग कानून आत्मा आधार के भीतर एक सामान्य ध्वनि श्रृंखला थी, इसलिए इसे सक्रिय करना आसान होना चाहिए था। डेमन बोन ने कई बार कोशिश की, लेकिन हेयरपिन ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसमें किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव और आध्यात्मिकता का अभाव था, मानो यह एक साधारण ग्रीन क्रिस्टल हेयरपिन हो। यह असंभव है। वह बच्चा सिर्फ एक निर्वाण प्राणी है और वह हेयरपिन को सक्रिय कर सकता है। कोई कारण नहीं है कि मैं ऐसा न कर सकूं। डेमन बोन ने हठपूर्वक अपनी ताकत हेयरपिन में डालना जारी रखा। अचानक हेयरपिन से एक तीखी नीली ध्वनि निकली और डेमन बोन का हाथ जो हेयरपिन को पकड़े हुए था, अचानक हिल गया। उसकी हथेली फट गई, जिससे ताज़ा खून बहने लगा। हेयरपिन नीली रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गया और लिन शेन के सामने उड़ गया, जहां वह चुपचाप मडराता रहा। लिन शेन ने आगे बढ़कर उसे अपने हाथ में ले लिया। दानव मास्टर, आप इस द्वीप को नुकसान न पहुंचाने के लिए सावधान रहें, लिन शेन ने कहा और उसने हेयरपिन को दानव हड्डी को वापस सौंप दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। डेमन बोन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि वह लिन शेन को घूर रहा था, फिर भी उसने इसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। तुमने इसके साथ क्या किया? किंगलुआन हेयरपिन के साथ स्थिति लिन शेन के प्रति मान्यता की प्रतीत होती है। एक ऐसी घटना जो आत्मा आधारों के साथ शायद ही कभी देखी जाती है और जीवन आधारों के साथ अधिक आम है, जो स्वाभाविक रूप से वफादार होते हैं। दानव मास्टर, आपको क्या लगता है कि मैंने इसके साथ क्या किया होगा? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। दानव अस्थि क्षण भर के लिए अचंभित रह गई। लिन शेन, एक निर्वाण प्राणी होने के नाते वह संभवतः एक अमर आत्मा आधार के साथ क्या कर सकता था? अगर ये लिन शेन के पीछे की रहस्यमयी महिला थी, तो यह संभव है कि उसने अमर आत्मा आधार के साथ छेड़छाड़ की हो। आखिरकार लिन शेन एक निर्वाण प्राणी के रूप में सैद्धांतिक रूप से अमर आत्मा आधार को सक्रिय करने में भी सक्षम नहीं होना चाहिए। वह और क्या कर सकता था? फिर भी हेयरपिन ने स्पष्ट रूप से लिन शेन को चुना, जिससे डेमन बोन क्षण भर के लिए कारण समझने में असमर्थ हो गया। आध्यात्मिक बुद्धि से इतना दूर, जो कानून को भी समझने में असमर्थ है, वह हेयरपिन का पक्ष कैसे आकर्षित कर सकता है? तुमने चाहे जो भी किया हो, मैं अपनी वस्तु को वश में कर लूंगा, डेमन बोन ने कहा और उसने किंगलुआन हेयरपिन को पकड़ लिया और जाने के लिए मुड़ गया। लिन शेन ने उसे नहीं रोका और डेमन बोन को जाने दिया। क्या ये हेयरपिन एक असामान्य स्पिरिट बेस नहीं है, जिसके बहुत ही खास नियम हैं? क्या तुम सच में उसे इसे ले जाने दोगे? यान रुयू ने लिन शेन के पीछे से कहा। कोई नुकसान नहीं, यह मूल रूप से उसका था। लिन शेन को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसने कानून सरनी द्वारा मरम्मत किए गए स्पिरिट बेस का परीक्षण करने का अवसर लिया, ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में दूसरों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। कण अनुक्रम एकीकरण के कारण हेयरपिन अपनी मूल स्थिति से काफी हद तक बदल गया था, यहाँ तक कि इसकी अंतर्निहित कानूनी शक्ति भी बदल गई थी। लिन शेन ने पहले ही इसका प्रयास कर लिया था। केवल वही विधि व्यवस्था का उपयोग करके हेयरपिन को चला सकता था, यहाँ तक कि धर्मराजा यान रुयू भी इसे बलपूर्वक संचालित नहीं कर सकता था। डेमन बोन के लिए इसे नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि मरम्मत किए गए हेयरपिन के स्पिरिट बेस का उपयोग दूसरों द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि भविष्य में लिन शेन कई भारी क्षतिग्रस्त स्पिरिट बेस एकत्र कर सकता है, उनकी मरम्मत कर सकता है और फिर उनका उपयोग अपने लिए कर सकता है? यदि वह कुछ क्षतिग्रस्त धर्मराजा आत्मा ठिकानों को ढूंढकर उनकी मरम्मत कर सके, तो यह वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने जैसा होगा। कुंजी, ये मरम्मत किए गए आत्मा आधार हैं। वह एक निर्वाण स्तर का प्राणी उनका उपयोग कर सकता है, एक विशेषता जो अन्य अमर आत्मा आधारों के पास नहीं है। यदि यह पुनर्तः अमर आत्मा आधार होता, तो लिन शेन भी इसे सक्रिय नहीं कर पाता। डेमन बोन ने हेयरपिन को अपने निवास स्थान पर वापस लाया और अपने उपयोग के लिए इसे सक्रिय करने के हर संभव तरीके की कोशिश की। हालांकि हेयरपिन जीवन आधार की तरह था, जो उसके सभी सक्रियण तरीकों का विरोध कर रहा था। ये देखकर कि हेयरपिन उसके ठीक सामने था, फिर भी अनुपयोगी था, डेमन बोन की आंखें बेचैनी से हरी हो गईं। उस बच्चे ने हेयरपिन की मरम्मत के लिए कौन सी विधि अपनाई और उसने उसका रूप इस तरह कैसे बदल दिया? डेमन बोन को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई।
वह इतना ज्ञानी था कि उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। डेमन बोन ने हार मानने से इनकार कर दिया और अथक परिश्रम से हैपिन पर शोध किया ताकि उसे नियंत्रित करने का कोई रास्ता मिल सके। ये वस्तु बाद में घातक आपदा से पार पाने में उनकी बहुत सहायता करेगी, कोई भी इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब लिन शेन ने कानून व्यवस्था का अध्ययन किया तो उसने तियानशिन के जागने का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसने देखा कि तियानशिन अचानक उछलकर जमीन पर आ गिरा और आसमान की ओर देखते हुए जोर से हंसा। मैं समझ गया हूं। तुमने क्या समझा है? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। तियानशिन ने फिर अपनी हंसी रोकी और गर्व से लिन शेन से कहा, मैंने गति के नियम का सार समझ लिया है। Experience the benefits of insulux, feel a new level of freedom. How to trade confidently when the market feels unpredictable. बधाई हो, लिन शेन ने ईमानदारी से उसे बधाई दी। यद्यपि तियानशिन वास्तव में एक अच्छा आदमी नहीं था, वह वास्तव में अपने लोगों के प्रति वफादार था, लेकिन वह लिन शेन के साथ अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा था और उसे हमेशा अप्रसन्न पाता था। चलो, थोड़ा सा मुकाबला करते हैं। हालांकि मैं अभी भी गति के नियम का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की है और मेरे कौशल ने इसकी बेड़ियां तोड़ दी हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना अद्भुत हूं। तियानशिन ने अपने अभिमान में बहकर लिन शेन को चुनौती दी। ठीक है, लिन शेन ये भी देखना चाहता था कि गति के नियम को समझने के बाद तियानशिन का स्तर कितना सुधर गया है। तियानशिन का आकार अचानक अविश्वसनीय गति से घूमने लगा, जिससे चारों ओर उसके अनगिनत भ्रम पैदा हो गए। स्नैप! लिन शेन ने एक मुक्का मारा और सीधे तियानशिन को हवा से गिरा दिया, जिससे सभी भ्रम गायब हो गए। बुरा नहीं है, ये प्रगति है। लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। तियानशिन की गति वास्तव में तेज हो गई थी और उसके कौशल पहले से काफी बेहतर थे। यहाँ तक कि शीर्ष निर्वाण प्राणी भी शायद उसकी गति से मेल नहीं खा सकते थे। फिर भी लिन शेन की नज़र में ऐसी गति अभी भी बहुत धीमी लग रही थी। तियानशिन ने लिन शेन को घूरते हुए देखा और काफी देर बाद नाराजगी से बुदबुदाया, तुम पागल हो। तियानशिन को जाते देख लिन शेन भी यान रुयू के साथ कानून की शिक्षा जारी रखने के लिए चले गए। अगले दिन लिन शेन नाश्ते के लिए देर से उठे, जबकि बाकी सभी लोग पहले ही अपने कामों के लिए चले गए थे। केवल यान रुयू ही नाश्ते के लिए उनके साथ थी। जब वे खाना खा रहे थे तो उन्होंने तियान शांगकिंग और तियान जिंगयुन को अंदर आते देखा। तियान रुडू के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के बाद से ये दोनों अपने पिछले संबंधों से पूरी तरह से अलग हो गए थे और उन्हें लिन शेन के साथ रहना पड़ा। मिस्टर लिन शेन, आप हमारे लिए कुछ काम क्यों नहीं ढूंढते? हर दिन बैठे बैठे बहुत बोरिंग हो जाता है। तियान शांगकिंग लिन शेन के सामने बैठा, उसने एक पेस्ट्री उठाई और खाते हुए बोला। वे उसे लॉर्ड लिन कहकर बुलाते थे, जिसकी आदत लिन शेन को नहीं थी। उसने उनसे दृढ़ता से कहा कि वे उसे लिन शेन या लिन कहकर बुलाएं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई और यान रुयू की तरह समझौता करते हुए वे सभी उसे मिस्टर लिन शेन कहकर बुलाने लगे। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, मैं खुद हर दिन बेकार रहता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं होता। जल्दी मत करो, तुम लोग अभी आराम करो, बाद में तुम्हें सौंपने के लिए महत्वपूर्ण मामले होंगे। लिन शेन फिलहाल उन्हें शांत करना चाहता था। जब वे बात कर रहे थे उन्होंने देखा कि डेमन बोन एक चकित अभिव्यक्ति के साथ बाहर से अंदर आया और लिन शेन को घूर रहा था। स्टार वेन, तियान शांगकिंग और तियान जिंगयुन ने एक दूसरे को देखा। दोनों इस बात से हैरान थे कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन था। जब डेमन बोन को वापस लाया गया तो वे यहाँ नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि डेमन बोन कौन था। डेमन बोन लिन शेन के पास गया और मक्खी भगाने जैसा इशारा करते हुए उसके सामने खड़े तियान शांगकिंग और तियान जिंगयुन को दूर हटने का संकेत दिया। तियान शांगकिंग और तियान जिंगयुन, जिनके साथ तियान जियो के साथ ब्रह्मांड में घूमते समय कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था, वे इस तरह के रवैये के आदी नहीं थे। वे दोनों वहीं विचलित बैठे रहे, डेमन बोन को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए उसके साथ हवा जैसा व्यवहार करते रहे। डेमन बोन की निगाहें ठंडी हो गईं। उसके एकांतवास के बाद से कुछ भी उसके अनुकूल नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी उसे डेमन मास्टर नहीं मानता था। बिना एक शब्द कहे डेमन बोन ने तियान शांगकिंग और तियान जिंगयुन के कंधों पर अपने हाथ रख दिए और उनका इरादा सुप्रीम पावर का उपयोग करके उन्हें उनकी कुर्सियों के साथ आगे बढ़ाने का था। हालांकि जैसे ही उन्होंने बल लगाया उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दो ताकतें उनके बल पर एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं, जिससे उन्हें हिलाना मुश्किल हो रहा था। उन तीनों ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया। डेमन बोन ने कानून की शक्ति का प्रयोग किया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि विरोधी शक्तियां भी कानून की शक्ति अमर के धारक थे। क्या अमर लोग अब सचमुच इतने अवमूल्यित हो गए हैं? डेमन बोन को बहुत निराशा हुई। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया उससे अलग लग रही थी जिसे वह याद करता था। एक विशाल वलय तारे में इतने सारे अमर प्राणी थे कि स्वर्गीय कानून क्षेत्र के लोग भी एक निर्वाण स्तर के युवक के अंगरक्षक के रूप में सेवा करने लगे थे। इससे डेमन बोन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने 1000 साल पुराना सपना देखा हो और जागने पर उसने पाया कि दुनिया और उसके लोग पूरी तरह बदल चुके हैं।
एड्स बाय पब फ्यूचर। अतीत में वह एक विश्वव्यापी प्रसिद्ध दानव मास्टर था। जहां भी वह जाता था हजारों लोग उसका सम्मान करते थे। अब ऐसा लगता था कि कोई भी उस पर दूसरी नज़र भी नहीं डालता था। शाम किंग जिंगयुन, यह एक वरिष्ठ दानव मास्टर है। वरिष्ठ के लिए जगह बनाओ, लिन शेन ने कहा, ये जानते हुए कि अगर लड़ाई छिड़ गई तो तियान शानकिंग और तियान जिंगयुन डेमन बोन के खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है मिस्टर लिन शेन। तियान शानकिंग और तियान जिंगयुन एक तरफ हट गए और उसके बगल में बैठ गए। डेमन बोन ने लिन शेन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। ये युवक अधिक से अधिक रहस्यमय होता जा रहा था। दानव मास्टर, देखें कि क्या यह आपके स्वाद के अनुकूल है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि नहीं तो मुझे बताएं कि आप क्या खाना चाहते हैं और मैं किसी को इसे तैयार करने के लिए कहूँगा। डेमन बोन बैठ गया और लिन शेन को देखा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। क्यों ना हम कोई सौदा कर लें? किस तरह का सौदा? लिन शेन ने खाते हुए पूछा। मुझे किंगलुआन हेयरपिन का उपयोग करने की विधि बताएं और मैं अपनी पूरी शक्ति से आपको अमरता तक पहुंचने में मदद करूंगा, डेमन बोन ने शांति से कहा। उसने सोचा कि ऐसी स्थिति निश्चित रूप से लिन शेन को लुभाएगी। यद्यपि लिन शेन कई शक्तिशाली अमर लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी अपनी प्रतिभा इतनी खराब थी कि उसके लिए अमरता तक पहुंचना लगभग असंभव था, जिस पर डेमन बोन मुख्य रूप से निर्भर था, और उसे विश्वास था कि लिन शेन निश्चित रूप से अमरता प्राप्त करने के लिए उसके सौदे पर सहमत होगा। लिन शेन ने ईमानदारी से स्वीकार किया, मैं इसका उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि दूसरों को इसका दोहन करना कैसे सिखाऊं। डेमन बोन ने सोचा कि लिन शेन को विश्वास नहीं था कि उसके पास ऐसी क्षमता है, खासकर जब से महान आत्मा संचार तकनीक का उपयोग करना डेमन बोन के लिए कुछ हद तक शर्मनाक था। आपकी प्रतिभा विशेष है। डेमन बोन पहले तो ये कहना चाहता था कि यह बकवास है, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपने शब्दों को विशेष में बदल दिया। केवल मेरी महान आत्मा संचार तकनीक वास्तव में आपको कानूनों की शक्ति को समझने में मदद करने के लिए अपर्याप्त है। हालांकि मेरे पास एक तरीका है जो आपको कानून को समझने में मदद करेगा, चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी विशेष क्यों न हो। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि मेरे अलावा ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो आपकी मदद कर सके। अब डेमन बोन ने लिन शेन से पहले वाले नम्र स्वर के बिना बात की, जैसे कि वह किसी बराबर वाले से बात कर रहा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकता, लिन शेन ने आह भरी। लिन शेन ने जो भी कहा, डेमन बोन बोलता रहा, क्या तुमने कभी स्टार वेन के बारे में सुना है? लिन शेन के जवाब देने से पहले तियान जिंगयुन ने बीच में कहा, आकाश शरीर बनाता है, तारे शिराएं बनाते हैं, आकाश में सभी तारों का अपना नेटवर्क होता है। स्टार वेन तकनीक में कुशल लोग तारा प्रणालियों के प्रक्षेप पथ के आधार पर ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से ग्रह बेस म्यूटेशन संसाधनों को आश्रय देते हैं और बेस म्यूटेशन लैंड का पता लगा सकते हैं। अधिक सक्षम लोग उन ग्रहों में बेस म्यूटेशन लैंड के ग्रेड का भी पता लगा सकते हैं। डेमन बोन ने उपहास करते हुए कहा, यह तो स्टार वेन तकनीक की केवल सतह है। वास्तविक शीर्ष स्तरीय स्टार वेन तकनीक से व्यक्ति को तारों का निरीक्षण करने और ब्रह्मांड की महान प्रवृत्तियों को समझने में मदद मिलती है। ताराशिराओं की दिशाएं दुनिया के क्यूई भाग्य और जातियों के उत्थान और पतन को निर्धारित करती हैं। लिन शेन की दिलचस्पी बढ़ गई। मेरी अग्नि बीज क्षमता ड्रैगन वेन, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह स्टार वेन से संबंधित है। तियान जिंगयुन ने कुछ हद तक विद्रोही स्वर में जवाब दिया, जिस स्टार वेन तकनीक की आप बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक किंवदंती है। मैंने कुछ अमर लोगों को देखा है जो स्टार वेन तकनीक को समझते हैं, वे सिर्फ बेस म्यूटेशन लैंड्स का पता लगाते हैं। युवक, सिर्फ इसलिए कि तुमने इसे नहीं देखा है इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। ब्रह्मांड में बहुत सी चीज़ें इतनी विशाल हैं कि तुम उन्हें समझ नहीं सकते या उनकी कल्पना नहीं कर सकते, डेमन बोन ने कहा और फिर तियान जिंगयुन को अनदेखा करते हुए लिन शेन की ओर मुड़ा। तुम्हारी प्रतिभा विशेष है, भले ही तुम नियमों में नहाओ, फिर भी कोई भी समझ हासिल करना मुश्किल है। हालांकि मैं तुम्हें स्टार वेन की आंख ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, वहां उस अमर भूमि का उपयोग करके तुम्हारा दिमाग खोलने में मदद करूंगा, जिससे तुम नियमों के अस्तित्व को महसूस कर सको। सब कुछ कहने और करने के बाद भी हम अभी भी एक अमर भूमि की तलाश में हैं, तियान शानकिंग ने बड़बड़ाया। डेमन बोन ने खुद से बात करना जारी रखा, अमर भूमि अलग अलग ग्रेड की होती हैं। तथाकथित अमर भूमि जो आप जानते हैं वे केवल एक ही ग्रह से पैदा हुई हैं। मैं जिस स्टार वेन की आंख अमर भूमि के बारे में बात कर रहा हूँ वह एक पूरे तारातंत्र से पैदा हुई है। आप संभवतः दोनों की तुलना नहीं कर सकते। महान कुलों के अधिकांश मुख्य सितारे ऐसी स्टार वेन की आंखों में स्थित हैं। आपको क्या लगता है कि वे महान कुल क्यों मजबूत होते जा रहे हैं और सक्षम व्यक्तियों का उत्पादन कर रहे हैं? ये सब क्यूई फॉर्चून और स्टार नसों के आशीर्वाद के कारण है। कुछ देर रुकने के बाद डेमन बोन ने कहा, ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टार वेन तकनीक को समझते हैं, लेकिन जो लोग नसों को जानने के लिए तारों का निरीक्षण कर सकते हैं और स्टार वेन की आंख को खोज सकते हैं, उनकी संख्या एक हाथ से भी ज्यादा नहीं हो सकती।
इसके अलावा ब्रह्मांड में ज्यादातर प्रसिद्ध स्टार वेन पर पहले से ही महान कुलों का कब्जा हो चुका है और एक अनदेखी स्टार वेन को खोजना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है, केवल मैं ही इसे कर सकता हूँ। ये सुनकर लिन शेन की दिलचस्पी बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि अमर भूमि उसे नियमों को समझने में मदद कर सकती है या नहीं, लेकिन अगर वास्तव में ऐसी कोई अमर भूमि है तो वह उसे फिर से निर्वाण प्राप्त करने में मदद कर सकती है। स्टार वेन की आंख और मेरी आत्मा संचार कौशल निश्चित रूप से आपकी रुकावटों को दूर करने, आपके आध्यात्मिक एपर्चर को खोलने और नियमों को समझने में आपकी मदद करेंगे, यहाँ तक कि सीधे अमरता प्राप्त करना भी मुश्किल नहीं होगा। मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी मदद करूंगा और मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस किंगलुआन हेयरपिन का उपयोग करने में आपकी मदद चाहता हूं, डेमन बोन ने अपनी शर्त रखी। लिन शेन ने कहा, आपने जिस स्टार वेनाई का उल्लेख किया है उसमें मेरी बहुत रुचि है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं वास्तव में नहीं जानता कि दूसरों को उस हेयरपिन का उपयोग करना कैसे सिखाया जाए। डेमन बोन ने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी, फिर भी लिन शेन हिल नहीं पाएगा। उसकी अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया। उसने फिर से बोलने से पहले लिन शेन को बहुत देर तक गौर से देखा। यदि आप मेरी मदद करने के लिए सहमत हैं तो मैं विशालकाय रिंग स्टार पर छोड़े गए साधनों को हटा सकता हूं और समान समर्पण के साथ आपके दिमाग को खोलने में आपकी मदद कर सकता हूं। ये स्थिति लिन शेन के लिए बहुत ही आकर्षक थी। हालांकि वह वर्तमान में डेमन बोन के साथ सहयोग कर रहा था, लेकिन डेमन बोन के नियंत्रण में विशालकाय रिंग स्टार का होना अंततः एक छिपा हुआ खतरा था। लेकिन लिन शेन वास्तव में नहीं जानता था कि डेमन बोन को हेयरपिन का उपयोग कैसे सिखाया जाए, इसलिए वह एक चिंतनशील मौन में गिर गया। नवहड्डी के साथ व्यापार। डेमन बोन ने देखा कि लिन शेन कुछ हद तक भावुक हो गया था, इसलिए उसने आग में घी डाला। क्या तुम जानते हो कि मैंने खुद को जायंट रिंग स्टार पर एकांत में क्यों रखा? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ग्रह अपने आप में स्टार वेन की आंख है और यह बहुत ही खास है। ये केवल अफसोस की बात है कि यहाँ स्टार वेन के पैटर्न को किसी दुर्जय शक्ति ने बाधित कर दिया है, जिसने स्वर्ग में प्रवेश करने वाली क्षमता के साथ इसकी स्थिति को बदल दिया है। यही कारण है कि जायंट रिंग स्टार पूरे स्टार सिस्टम की वृद्धि प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। अगर हम जायंट रिंग स्टार को उसके सही स्थान पर बहाल कर सकें तो ये तारा निस्संदेह एक शीर्ष स्तरीय ग्रह बन जाएगा, जो एक महान कबीले के मुख्य सितारे के रूप में सेवा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। मेरे पास विशालकाय रिंग स्टार को उसके सही स्थान पर वापस लाने की क्षमता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह कैसे करना है और इसे कहाँ पुनर्स्थापित करना है। जब तक आपको मदद करने के लिए पर्याप्त अमर मिलते हैं, मैं विशालकाय रिंग स्टार को बहाल करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। लिन शेन को अपने दिल में कुछ आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि विशालकाय रिंग स्टार का भी ऐसा इतिहास होगा। दानव मास्टर, हालांकि मैं आपके सौदे से सहमत होना चाहता हूं। किंगलुआन हेयरपिन का उपयोग करने की मेरी क्षमता पूरी तरह से मेरी अपनी विशेष शक्ति के कारण है और कोई अन्य तरीका नहीं है। लिन शेन की आत्मा तैयार थी, लेकिन उसकी ताकत कमजोर थी। डेमन बोन द्वारा रखी गई शर्तें आकर्षक थीं, बस अफसोस की बात यह थी कि उसमें व्यापार करने की क्षमता का अभाव था। ऐसा लग रहा था कि डेमन बोन ने पहले ही इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था और जोर से हंस पड़ा। मुझे भी यही उम्मीद थी। अन्यथा आप जैसा निर्वाण व्यक्ति अमर आत्मा आधार का उपयोग कैसे सक्रिय कर सकता है? कोई बात नहीं, आपको बस किंगलुआन हेयरपिन को उत्तेजित करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करना है, और जब आप इसे जाने देंगे तो मुझे ध्यान से देखने दें और मैं निश्चित रूप से आपकी विशेष शक्ति के बिना एक विकल्प विधि तैयार करने में सक्षम हो जाऊंगा। अगर ऐसा है तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। हालांकि मेरी एक शर्त है, लिन शेन ने कहा। बोलो। डेमन बोन अंदर से खुश था। मैं आपके साथ पूरी तरह से सहयोग करूंगा, जैसा कि सहमति हुई थी। आपको इच्छानुसार निरीक्षण करने की अनुमति दूंगा, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, यह मेरे लिए अप्रासंगिक होना चाहिए और आपको अभी भी सौदे को पूरा करना होगा और आपको सबसे पहले विशालकाय रिंग स्टार पर जो भी साधन बचे हैं उन्हें हटाना होगा, लिन शेन ने कहा। ठीक है। डेमन बोन ने तत्परता से सहमति जताई। उसने जायंट रिंग स्टार पर अपने साधन इसलिए छोड़े थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जायंट रिंग स्टार पर रहते हुए कोई भी उसे कुछ न कर सके, ताकि जब वह मृत्यु से ऊपर उठ रहा हो या स्वर्गीय कानून क्षेत्र की ओर बढ़ रहा हो तो दुश्मन उसके लिए मुसीबत खड़ी न कर सकें। वह वास्तव में ग्रह को नष्ट नहीं करना चाहता था। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मांडीय नेटवर्क के माध्यम से वर्तमान ब्रह्मांडीय स्थिति के बारे में भी जाना था, ये जानते हुए कि तियानशुन और अन्य लोगों ने सेलेस्टियल रेस के साथ संपर्क खो दिया था, और यह कि विशालकाय रिंग स्टार को अलग थलग माना जा सकता है, जहां ईश्वर बनाने वाली रेस किसी भी समय हमला कर सकती है। ऐसी परिस्थितियों में अधिक मित्र हमेशा अधिक शत्रुओं से बेहतर होते हैं, और इसके अलावा डेमन बोन एक बहुत चालाक व्यक्ति होने के नाते ये भी देखता है कि लिन शेन और तियानजून अपने वचन को धोखा देने वाले नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ लाभ उठाने के लिए विशालकाय रिंग स्टार का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेशक डेमन बोन के पास अन्य साधन भी थे। भले ही लिन शेन और अन्य लोग योजना बना रहे थे, वह डर नहीं रहा था।
एड्स बाय पब फ्यूचर। डेमन बोन ने बताया कि विशालकाय रिंग स्टार पर अपने साधनों को कैसे हटाया जाए, और लिन शेन ने यान रुयू को तियानजून का पीछा करने के लिए भेजा ताकि डेमन बोन द्वारा वहां बिछाए गए किसी भी जाल को रोका जा सके। जल्द ही तियानशुन की तरफ से खबर आई कि कोई धोखा नहीं हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा डेमन बोन ने बताया था। विशाल रिंग स्टार की पपड़ी के नीचे डेमन बोन ने 13,687 ग्राउंड स्टेबलाइजिंग स्टैक्स गाड़ दिए थे। इनमें से प्रत्येक दांव अमर स्तर की सामग्री से तैयार किया गया था, अमर स्तर के प्रहार की शक्ति से सील किया गया था, और उनका स्थान विशेष रूप से सरल था। एक बार विस्फोट होने के बाद वे विशालकाय रिंग स्टार में बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकते हैं। भले ही वे विशालकाय रिंग स्टार को नष्ट न कर पाएं, लेकिन वे संभवतः इसे बंजर भूमि में बदल देंगे, या यह अपनी मूल कक्षा को भी छोड़ सकता है, जिसके परिणामों की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उन ग्राउंड स्टेबलाइजिंग स्टैक्स को मेरी ओर से उपहार समझो, डेमन बोन ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने सारे दांव हटाना एक बहुत बड़ा काम था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि डेमन बोन इतने सारे दांव लगा देगा। भले ही उसने विशालकाय रिंग स्टार को उड़ाने के लिए उन खूंटों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया तो अमर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। डेमन बोन ने बहुत सहयोग किया। उसने तियानशुन और अन्य लोगों को सभी खूंटे हटाने और उन पर लगे विस्फोट उपकरणों को मिटाने में मदद की। भूमि स्थिरीकरण खंभों के ढेर को देखकर तियान शांग किंग और तियान जिंगयुन जैसे अमर लोगों को भी घबराहट महसूस हुई। ऐसी वस्तु केवल एक से एक छोटे ग्रह को उड़ा सकती थी, जिससे ये पता चलता है कि डेमन बोन कितना भयंकर था कि उसने एक साथ इतने सारे उत्पन्न कर दिए। अब क्या हम अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं? सभी ग्राउंड स्टेबलाइजिंग स्टैक्स लेने के बाद डेमन बोन ने अधीरता से पूछा। बेशक, आपने अपना वचन निभाया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। लिन शेन ने हेयरपिन लेने के लिए हाथ बढ़ाया और इसे सक्रिय करने के लिए लॉ एरे का उपयोग किया। एक हल्की सी चहचहाहट के साथ हेयरपिन एक नीली रोशनी वाले पक्षी में परिवर्तित हो गया, जो हवा में उड़ता और नाचता हुआ फीनिक्स पक्षी जैसी स्पष्ट चीखें निकाल रहा था। डेमन बोन ने लिन शेन को बिना पलक झपकाए देखा। उसकी पुतलियां राक्षसी हरे प्रकाश से चमक रही थीं, एक भी विवरण छूटता नहीं था। यह विचित्र है, वास्तव में बहुत विचित्र है, डेमन बोन ने कहा, जैसे उसने लिन शेन को देखते हुए एक भूत को देखा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंततः उसे समझ में आ गया कि लिन शेन उसका शिष्य क्यों नहीं बनना चाहता था, और क्यों लिन शेन अमर बनने के प्रति उदासीन था। उसे वास्तव में परवाह नहीं थी, और ये दिखावा नहीं था। उसके जैसा निर्वाण प्राणी वास्तव में विधि शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था, और जिस विधि शक्ति का उसने उपयोग किया वह डेमन बोन के लिए भी समझ से बाहर थी। ये किस विधि श्रृंखला से संबंधित थी? आप अमर हैं, आप अपनी ताकत छुपा रहे हैं। डेमन बोन ने कभी भी निर्वाण के बारे में नहीं सुना था जो कानून शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो, इसलिए केवल एक ही संभावना थी। लिन शेन हमेशा अपनी ताकत छुपाता रहा था, वह एक अमर था। यदि ऐसा था तो सब कुछ समझ में आता है। लिन शेन पहले से ही अमर था, स्वाभाविक रूप से उसे अमर बनने की आवश्यकता नहीं थी, और यह समझ में आता है कि वह उन परिस्थितियों में रुचि नहीं रखता था। डेमन बोन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे विश्वास हो गया कि यह सच है। एक निर्वाण सत्ता जो कानून की शक्ति के साथ विलीन हो जाती है, वह अमर हो जाती है। जो कोई भी कानून की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है, उसे अमर होना चाहिए। लिन शेन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। आपका अवलोकन कैसा था? क्या आपको कोई वैकल्पिक विधि मिल गई है? मुझे जल्दी मत करो, यह इतना जल्दी कैसे हो सकता है? मुझे इसे कुछ और बार देखने दो, डेमन बोन ने जल्दी से कहा। लिन शेन का अमर होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। एक अमर जो दूसरों के अवलोकन और अध्ययन के लिए खुले तौर पर अपने कानून मैट्रिक्स को साझा करने के लिए तैयार था, अमर लोगों के बीच लगभग अनसुना था। डेमन बोन ने लिन शेन के लॉ मैट्रिक्स को बार बार देखा, लेकिन जितना ज्यादा वह देखता उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ जाता। कई बार देखने के बाद भी वह ये नहीं बता पाया कि लिन शेन का लॉ किस लॉ सीरीज से संबंधित है। आपका कानून किस श्रृंखला से संबंधित है? डेमन बोन अंततः पूछे बिना नहीं रह सका। वह वास्तव में इसे समझ नहीं सका। किसी वैकल्पिक विधि पर शोध करना तो दूर की बात है। मुझे नहीं पता, लिन शेन ने कहा। नहीं जानते? आप कैसे नहीं जानते? यह आपका कानून है। डेमन बोन लगभग उछल पड़ा, ये सोचकर कि लिन शेन सौदा तोड़ने जा रहा था और उसे सच बताने से इनकार कर रहा था। लिन शेन को पता था कि डेमन बोन के लिए इस पर विश्वास करना शायद कठिन होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो अमर बने बिना लॉ पावर के साथ विलीन हो गया हो, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डेमन बोन इस पर विश्वास नहीं करेगा। लिन शेन ने एक तलवार के आकार का निर्वाण आध्यात्मिक आधार निकाला, उसे अपने हाथों से तोड़ दिया और फिर टूटे हुए आध्यात्मिक आधार पर अपना कानून मैट्रिक्स लागू किया।